हाय कोडर्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की सीरीज के साथ। इस सीरीज के अंदर हम बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे होंगे, और वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। इस सीरीज की शुरुआत करने के लिए कोई प्री रिक्विजिट, कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। यानी आपने आज तक पहले अगर कोई कोडिंग की है तो भी ठीक है, और आज तक हमने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड नहीं किया तो भी ठीक है। सारे के सारे टॉपिक्स को हम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक चीजों को कंप्लीट कर रहे होंगे। अब जब भी हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं, पिछले 11 साल से टेक इंडस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट के लिए यूज होने वाली सबसे पॉपुलर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और अगर हम जावास्क्रिप्ट को सीखते हैं वेबसाइट्स बनाने के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए, तो जावास्क्रिप्ट को सिर्फ थ्योरेटिकली सीखना काफी नहीं है। इसीलिए अपनी सीरीज के अंदर हम थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को तो कवर करेंगे ही, साथ के साथ हम उन कॉन्सेप्ट्स से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। एंड उसके ऊपर अपनी अंडरस्टैंडिंग को और गहरा करने के लिए हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, ताकि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने थ्योरेटिकली सीखे हैं उन सब को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख सकें कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में वेबसाइट्स बनाने के लिए, प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, गेम्स बनाने के लिए किस तरीके से यूज होते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सीरीज को विद आवर चैप्टर 1। तो शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर 1 की। अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट एग्जैक्टली होती क्या है। जावास्क्रिप्ट सीखने से पहले ये जरूरी है समझना कि जावास्क्रिप्ट होती क्या है। जावास्क्रिप्ट हमारे पास होती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? जैसे डे टू डे बेसिस पर हम एक दूसरे से इंटरैक्ट करने के लिए, बातचीत करने के लिए भाषाओं का यूज़ करते हैं। हो सकता है हम अपने किसी दोस्त से हिंदी में बात कर रहे हो, किसी से हम इंग्लिश में बात कर रहे हो, किसी से फ्रेंच में बात कर रहे हो, किसी से जर्मन में बात कर रहे हो। तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, हमारे जो लैपटॉप्स होते हैं, हमारी जो मशीन्स होती हैं, इन्हें नॉर्मल लैंग्वेजेस समझ में नहीं आती, इन्हें समझ में आती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं टेक वर्ल्ड के अंदर। हमने जावा सुना होगा, हमने C++ सुना होगा, हमने सी सुना होगा, हमने पाइथन सुना होगा, हमने जावास्क्रिप्ट सुना होगा। तो जावास्क्रिप्ट इन्हीं में से एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्यूटर्स को, मशीन्स को समझ में आती है, और इसे हम यूज करते हैं अपनी मशीन्स को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। एट दी एंड, चाहे हमें वेबसाइट बनानी है, चाहे हमें कंप्यूटर के अंदर कोई भी काम करना है, वो काम करने के लिए हमें अपना लॉजिक यूज करके कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि मुझे ये काम करके दे दो। तो वो हम कौन सी भाषा में बताएंगे? वो बताएंगे हम अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर, विच इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमारा जो कंप्यूटर होता है, या अपना लैपटॉप इसे हम समझ सकते हैं, कोई भी सिस्टम या मशीन, वो क्या करता है? हमसे कुछ इनपुट लेता है, और इनपुट के अंदर हम क्या पास करते हैं? इनपुट के अंदर हम उसे देते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस। और ये इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखी जाती हैं? ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ कोड। तो हम अपना जावास्क्रिप्ट का कुछ कोड लिख रहे होंगे। कोड मतलब इंस्ट्रक्शंस, यानी कुछ काम हम बता रहे होंगे अपने कंप्यूटर को, और फिर कंप्यूटर आउटपुट की फॉर्म में हमें वो काम करके दे देगा। वो काम बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन भी हो सकती है। हो सकता है हम 1+2 का आंसर ढूंढ रहे हो, तो इनपुट के अंदर हम उसे 1 दे दें, हम उसे 2 दे दें, और बोल दें दोनों को प्लस कर दो, और आउटपुट में वो हमें दे दे कि 1+2 हमारे पास 3 होता है, तो 3 वो हमें प्रिंट करके दे दे। इतना सिंपल सा भी आउटपुट हो सकता है। और आउटपुट बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, यानी रिजल्ट में क्या दे दे? प्रॉपर पूरी की पूरी वेबसाइट हमें बनाकर दे दे। तो अगर हम बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारा कोड लिखते हैं, तो उससे हम एक प्रॉपर वेबसाइट भी पूरी की पूरी जनरेट कर सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इनपुट, कि हमने क्या इनपुट दिया है, उसी के बेसिस पे हमारा सिस्टम, हमारा कंप्यूटर हमें क्या आउटपुट रिटर्न करके देता है। और किस तरीके से, किस भाषा में हम अपना कोड लिखेंगे? हम अपना कोड लिखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब जब भी हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, तो उस कोड को रन करने के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। और कोड को रन करने का मतलब होता है कोड से आउटपुट निकालना। तो उस कोड से आउटपुट निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इनमें से सबसे सिंपल तरीका होता है अपने ब्राउजर के अंदर ही जावास्क्रिप्ट को लिखना। ब्राउजर क्या होता है? आप सभी ने क्रोम का नाम सुना होगा, या अगर आप एप्पल यूज करते हैं तो उसके अंदर सफारी नाम का एक ऐप होता है। तो ये सारे ब्राउजर्स होते हैं जिनको हम इंटरनेट के ऊपर चीजें सर्च करने के लिए यूज करते हैं। और अपने इस कोर्स के लिए हम यूज करने वाले हैं क्रोम ब्राउजर का। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी दैट यू हैव टू डाउनलोड क्रोम ब्राउजर ऑन योर लैपटॉप। तो यहाँ पर मैंने क्रोम ब्राउजर का एक नॉर्मल सा टैब खोला हुआ है। मैं क्या करने वाली हूँ, इस टैब के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया, या अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो आप डबल टैप कर सकते हैं, और मैंने फिर सिलेक्ट किया अपना इंस्पेक्ट वाला ऑप्शन। जैसे ही हम इंस्पेक्ट सिलेक्ट करते हैं, इस तरीके की राइट साइड में बहुत बड़ी सी हमारे लिए विंडो ओपन होके आएगी, जिसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शुरुआत में हमें समझ में नहीं आएंगी। यहाँ ऊपर ऑप्शंस होते हैं, और इनमें से एक ऑप्शन होता है हमारे कंसोल का। कंसोल हमारे ब्राउजर के अंदर ही, जहां पर हम नॉर्मली डे टू डे बेसिस पे वेबसाइट्स खोलते आए हैं, ब्राउजर के अंदर ही कंसोल उसका ऐसा हिस्सा होता है जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं और उसे वहीं के वहीं रन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
ये स्क्रीन में एक बार क्लियर कर देती हूँ। मैंने Command+K प्रेस किया है। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं सो यू कैन प्रेस Control+K। उससे हम अपने कंसोल को पूरा खाली कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। और यहाँ मैं एक छोटा सा कोड लिखने वाली हूँ, या छोटी सी इंस्ट्रक्शन इसको हम बोल सकते हैं, यूजिंग जावास्क्रिप्ट। मैंने लिखा अलर्ट और यहाँ मैंने लिखा अपना कॉलेज। इस तरीके की मैंने एक स्टेटमेंट लिखी। अब यहाँ पर अलर्ट का क्या मतलब है, ये डबल कोट्स क्यों लगाए हैं, ये सेमीकोलन का क्या मतलब है। हो सकता है फर्स्ट टाइम अगर हम कोडिंग सीख रहे हो तो ये लाइन हमें बहुत अजीब लगती हो और हमें अभी डिटेल में भी नहीं जाना कि ये लाइन का क्या मतलब है, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। मैं क्या करूँगी, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगी इस तरीके का कुछ मेरे पेज पर आया। ये क्या है, ये बेसिकली एक अलर्ट है। अलर्ट क्या होते हैं, पॉपअप्स होते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। एकदम से अगर कोई मैसेज आ जाए, उसे जावास्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट करने के लिए हम अलर्ट लिख देते हैं और फिर उस मैसेज के अंदर क्या लिखा आ रहा है, उस मैसेज के अंदर लिखा हुआ आ रहा है अपना कॉलेज। इसको कर देंगे क्लिक ओके। तो बेसिकली ये मैंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कोड लिखा और उस कोड को मेरे ब्राउजर ने ऑटोमेटिकली रन कर दिया, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर दिया। इफ आई वॉन्ट आई कैन क्रिएट अ डिफरेंट मैसेज। यहाँ पर अपना कॉलेज की जगह इफ़ आई डिसाइड टू राइट श्रद्धा खापरा, और मैंने जैसे ही एंटर किया मेरे लिए नया अलर्ट क्रिएट हुआ विद अ न्यू नेम। इसको भी ओके क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि अपनी जावास्क्रिप्ट की सीरीज, तो यहाँ हम लिख सकते हैं हेलो JS। एंटर किया तो इस बार हमारे पास मैसेज आ गया हेलो JS। तो ये जो तीनों लाइंस हैं ये जावास्क्रिप्ट के कोड का पार्ट है। दिस इज अ जावास्क्रिप्ट लाइन, दिस लाइन इज रिटन इन जावास्क्रिप्ट। ये भी जावास्क्रिप्ट में लिखी है, ये भी जावास्क्रिप्ट में लिखी है। तो ये ऐसा जावास्क्रिप्ट कोड है जो डायरेक्टली हमारे ब्राउजर के अंदर रन कर पा रहा है। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन है जिसको हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर एग्जीक्यूट किया है। अब ये तो हो गया सबसे सिंपल तरीका जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने का, यानी हमने ब्राउजर के अंदर ही कुछ ना कुछ कोड वहां पर लिख दिया। बट जनरली जब हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे तो हम उसे सारे के सारे कोड को ब्राउजर के ऊपर नहीं लिख सकते, क्योंकि एट द एंड जैसे ही आप इस ब्राउजर को रिफ्रेश करोगे, ब्राउजर को रिफ्रेश करने का मतलब है जैसे ही ये रिफ्रेश वाला जो बटन होता है इसको हमने प्रेस किया या Ctrl+R हम जैसे ही प्रेस कर देते हैं, हमारा कंसोल विंडो खाली हो जाता है और दोबारा से उसमें ये कुछ बाय डिफॉल्ट मैसेजेस, वार्निंग्स वगैरह आने लगते हैं। ये मैसेजेस हमारे जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड नहीं है, इनको ऑटोमेटिकली गूगल जनरेट कर रहा है। स्क्रीन को हम चाहें कभी भी खाली कर सकते हैं। तो बेसिकली कंसोल के ऊपर जावास्क्रिप्ट लिखना टेम्पररी तरीका होता है, पर हाँ कंसोल विंडो के ऊपर भी जावास्क्रिप्ट लिखी जा सकती है। इनफैक्ट हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहीं पर लिखकर सीख रहे होंगे, पर मेजर तरीका होता है जावास्क्रिप्ट को लिखने का इन अ कोड एडिटर। अब कोड एडिटर क्या होता है, हमारे पास बेसिकली मार्केट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट कोड एडिटर्स अवेलेबल होते हैं एंड कोड एडिटर इज लाइक अ नोटबुक। अब जैसे अभी तक पूरी स्कूल लाइफ के अंदर या पूरी कॉलेज लाइफ के अंदर जितना भी काम हमने किया होता है, जितनी भी पढ़ाई की होती है, उस सबके नोट्स हम कहाँ बनाते हैं, नोटबुक के अंदर बनाते हैं, पेन को यूज़ करके बनाते हैं। लेकिन कोडिंग के अंदर हमारे जो नोट्स होते हैं या पूरी हमें जो पढ़ाई करनी होती है वो हम नोटबुक के ऊपर नहीं करते। उसके लिए हमारे पास डिजिटल नोटबुक्स होती हैं जिनको हम कहते हैं अपना कोड एडिटर्स। और ऐसे बहुत सारे डिफरेंट कोड एडिटर्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। आप चले जाओगे, आपके पास विम है, आपके पास सबलाइम है, और भी काफ़ी सारे पॉपुलर ऑप्शंस है। और इसमें से एक जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑप्शन है इंडस्ट्री के अंदर, उसे हम यूज़ कर रहे होंगे, विच इज़ कॉल्ड VS कोड। इसे विजुअल स्टूडियो कोड भी कहते हैं। और विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करने के पीछे बहुत सारे रीजंस है। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न, इट इज़ फ्रीली हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। सेकंड रीज़न, इट इज़ वेरी पॉपुलर इन द इंडस्ट्री। चाहे कोई स्टूडेंट कोडिंग कर रहा हो, चाहे कोई वर्किंग प्रोफेशनल कोडिंग कर रहा हो, बहुत सारे लोग, इनफैक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डेवलपर्स यूज विजुअल स्टूडियो कोड एज देयर प्राइमरी मीडियम ऑफ डूइंग कोडिंग। तीसरा रीज़न है कि आज हो सकता है विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हो, पर कल को जाकर अगर आपको जावा का कोड लिखना है, आपको C++ का कोड लिखना है, आपको C का कोड लिखना है, पाइथन का कोड लिखना है, मैक्सिमम जितनी भी हमारी मेजॉरिटीली यूज्ड होने वाली लैंग्वेजेस हैं उन सब के कोड हम VS कोड के ऊपर लिख सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर आपने लाइफ में एक बार इसको इंस्टॉल कर लिया तो दोबारा हमें इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी दूसरे एडिटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम काम हमारे इसी कोड एडिटर के ऊपर हो जाते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड आई रिकमेंड इट टू यू। चाहे आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, चाहे आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, चाहे आप DSA पढ़ रहे हो, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, VS कोड जो है काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी बढ़िया टूल है। एंड इसे सबसे पहले हम इंस्टॉल करने वाले हैं। एंड ऑल्सो इट इज़ अ कोड एडिटर बिल्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड माइक्रोसॉफ्ट इज नोन फॉर बिल्डिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट टूल्स। तो सबसे पहले हम अपने सिस्टम के अंदर, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर अपने VS कोड को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको डाउनलोड करने के लिए हम सर्च करेंगे इंटरनेट पर डाउनलोड VS कोड। तो ये फर्स्ट जो लिंक आएगा इस पर हमें चले जाना है।
यहाँ पर साइट भी मैं बता देती हूँ, code.visualstudio.com/download। अब इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए हैं। अब आप विंडोज़ मशीन पर हैं, विंडोज़ 7, 8, 10, 11 पर, तो यहाँ पे आप अपने सिस्टम के हिसाब से कि 64 बिट सिस्टम है तो कौन सा डाउनलोड करना है, 32 बिट है तो कौन सा डाउनलोड करना है। मोस्टली लोगों का जो है 64 बिट सिस्टम होता है, तो इसको आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लिनक्स पर हैं तो उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैक पर हैं तो उसके हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जब भी आप विंडोज़ के लिए डाउनलोड करेंगे तो बीच में काफ़ी सारे ना चेक बॉक्सेस हमारे लिए आएंगे। हमें क्या करना है, इन सारे के सारे चेक बॉक्सेस को टिक कर देना है। जैसे ही टिक करेंगे हमारा विजुअल स्टूडियो कोड पूरी तरह इंस्टॉल हो जाएगा और इसको अब हम फर्स्ट टाइम खोल सकते हैं। तो फाइनली इंस्टॉलेशन को हमने कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट चीज़ जिसके साथ हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे बेसिक चीज़ वो होती है console.log। console.log ये एक ऐसी कमांड है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है, ये एक ऐसा पीस ऑफ कोड है जिसका काम होता है किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाना कंसोल के ऊपर। कंसोल हमने देख लिया क्या होता है। कंसोल हमारे ब्राउज़र का वो वाला हिस्सा होता है जिसके ऊपर हमारी जावास्क्रिप्ट रन करती है। तो हम ब्राउज़र के किसी भी टैब पे अगर जाके इंस्पेक्ट करेंगे तो हम अपने कंसोल पर आ सकते हैं। Ctrl+K से हम स्क्रीन को खाली कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं सारी गायब हो जाएंगी। और बेसिकली console.log इज़ यूज टू लॉग। लॉग का मतलब होता है कुछ भी चीज़ को प्रिंट करवाना। लॉग अ मैसेज टू द कंसोल। तो अगर हमने console.log करके फिर हम क्या लिखते हैं, फिर हम अपने पेरेंथेसिस लगाते हैं। पेरेंथेसिस यानी ये हमारे जो करली नहीं, इसको हम कर्वी ब्रैकेट्स कहेंगे। इस तरीके के जो हमारे नॉर्मल ब्रैकेट्स होते हैं उसके अंदर अगर हमने डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट के अंदर कुछ भी लिख दिया तो फिर वो चीज़ हमारी स्क्रीन के ऊपर जाकर प्रिंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं console.log यानी कंसोल के ऊपर लॉग कर दो। क्या लॉग कर दो? मुझे अपना कॉलेज, ये मेरा मैसेज है जिसको मुझे प्रिंट करवाना है। मैसेज क्या है? मैसेज है अपना कॉलेज। इस मैसेज को मैंने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया और लास्ट में मैंने एक सेमीकोलन लगाया है। सेमीकोलन का वही मतलब होता है कोडिंग के अंदर जो इंग्लिश के अंदर फुल स्टॉप का होता है और हिंदी के अंदर पूर्ण विराम का होता है। बेसिकली अगर आपको एक सेंटेंस को खत्म करना होता है तो उसके लिए हम सेमीकोलन को यूज़ करते हैं। सेमीकोलन मतलब मेरा एक सेंटेंस, मेरी एक लाइन खत्म हो गई। जैसे ही एंटर करेंगे वैसे ही क्या होगा, मेरे लिए अपना कॉलेज प्रिंट होकर आ जाएगा। अभी ये जो अनडिफाइंड मुझे दिखाई दे रहा है इसको इग्नोर करना है, ये अभी हमारे काम की चीज़ नहीं है। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लाइन जहाँ पर मेरा ये मैसेज जिसको मुझे प्रिंट करवाना था यहाँ पर आकर प्रिंट हो गया। उसी तरीके से अगर आपने पहले कोई कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको अब अगर आप दोबारा दिखाना चाहते हैं अपने कंसोल विंडो के अंदर तो एरो कीज़ जो होती हैं हमारी अप और डाउन वाली एरो कीज़, उसमें हम अप वाली एरो की प्रेस करते हैं तो पुराना कोड हमारे लिए वापस आ जाता है। अगर हम ब्राउज़र के ऊपर ये सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तब भी हमारा कोड वैसे ही रन करेगा, बट एज अ गुड प्रैक्टिस हमें हमेशा एक लाइन के बाद सेमीकोलन को लगाना चाहिए। अब अपना कॉलेज को मैंने अगर सिंगल कोट्स के अंदर लिखा होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम चाहे तो डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं, सिंगल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं। अगर अपना कॉलेज की जगह मैंने कोई और मैसेज दिया होता, फॉर एग्जाम्पल आई वुड हैव गिवन आई लव JS, एंटर, तो वही सेम मैसेज हमारे लिए रिले होकर आ जाता। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप अपना नाम प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना नाम प्रिंट करवाया, आई एम ट्राइंग टू प्रिंट श्रद्धा के, एंटर किया तो ये मेरे लिए मेरा नाम प्रिंट होकर आ गया। तो इस तरीके से जिस भी चीज़ को अपने कंसोल विंडो के ऊपर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं उसे हम लिखते हैं console.log के अंदर। सो दिस इज बेसिकली आवर फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। अब यहाँ पर तो हमने लिख दिया, पर VS कोड का क्या? तो हम फाइनली इसी सेम काम को करने वाले हैं यूजिंग विजुअल स्टूडियो कोड। जब हम विजुअल स्टूडियो कोड को खोलते हैं तो इस तरीके से आपकी विंडो आपको खुली हुई दिखाई देगी। हो सकता है रीसेंट सेक्शन के अंदर अगर आपने फर्स्ट टाइम VS कोड इंस्टॉल किया आपको कुछ ना दिखाई दे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर हमारे पास जो न्यू फाइल का ऑप्शन आएगा हम इस पर क्लिक करेंगे और अपने लिए एक नई फाइल बनाएंगे। नई फाइल में आई एम गोइंग टू चूज लेट्स सपोज अ टेक्स्ट फाइल। अब ये जो टेक्स्ट फाइल है इसे क्रॉस कर देते हैं और ये जो लेफ्ट वाला हमारा बटन है, ये आइकन जो मुझे दिख रहा है विच इज़ द एक्सप्लोरर आइकन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि अभी हमारे लिए कोई फोल्डर खुला हुआ नहीं है। हम चाहें तो इस फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए या तो फाइल में जाके वी कैन क्लिक ऑन सेव एज, नहीं तो हम Ctrl+S प्रेस कर सकते हैं और इस फाइल को फाइनली हम सेव करने वाले हैं। सेव करने के लिए इसे डेस्कटॉप के ऊपर एक न्यू फोल्डर हम बना लेते हैं। इसे कहने वाले हैं हम जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर हम इस नई फाइल को क्रिएट करेंगे और इसको क्या नाम देंगे? इसे हम नाम देंगे first.js। अब ये first.js जब हम इसे नाम दे रहे हैं, सेव कर देते हैं
तो अब हमारी फाइल का नाम हो गया first.js और ये जावास्क्रिप्ट नाम के फोल्डर के अंदर हमारे पास स्टोर हो गई। जनरली VS कोड हमें ऊपर ही दिखा देता है कि हमारी फाइल का पूरा पाथ क्या है, कि हमारी फाइल कहाँ पे जाके स्टोर हुई है। अब अपनी फाइल को हमने क्या नाम दिया है, अपनी फाइल को, जावास्क्रिप्ट फाइल को हमने नाम दिया है first.js। यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि हमने इसे .txt नाम क्यों नहीं दिया, हमने इसे .cpp नाम क्यों नहीं दिया। हमारी जो फाइल होती है, फाइल को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, पर डॉट के बाद जो एक्सटेंशन लगा होता है, इसे हम एक्सटेंशन कहते हैं, वो एक्सटेंशन हमें बताता है कि इस फाइल के अंदर किस तरीके की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। तो .js से हमें पता चलता है कि इस फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है। अगर वो टेक्स्ट फाइल होती तो उसके अंदर .txt होता, C++ की फाइल होती .cpp होता, जावा की फाइल होती तो .java होता, पाइथन की फाइल होती .py होता। तो इस तरीके से किसी भी और अगर वो लैंग्वेज की फाइल होती तो एक्सटेंशन अलग होता। तो एक्सटेंशन देखकर ही हमें पता चल जाता है कि इस फाइल के अंदर कौन सा कोड है जिसको हमें लिखना पड़ेगा। अब इस जावास्क्रिप्ट फाइल को तो हमने क्रिएट कर लिया, इसके साथ में व्हाट वी कैन डू इज अपने फाइल वाले ऑप्शन में जाके हम ओपन कर सकते हैं एक फोल्डर। और फोल्डर ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी जावास्क्रिप्ट यानी पूरे फोल्डर को हम ओपन कर लेंगे। तो क्लिक कर लिया हमने, इस तरीके से हमारे पास ये फोल्डर ओपन हो गया। कोई अगर वार्निंग्स आ रही हैं तो उनको आप क्रॉस कर सकते हो। तो अब हमें एक्सप्लोरर में यानी इस बटन को क्लिक करके अपना फोल्डर दिखाई दे रहा है जावास्क्रिप्ट, और उसके नीचे हमें अपनी फाइल दिखाई दे रही है first.js जो भी कंप्लीटली खाली है। अब अपनी इस first.js के अंदर हम अपना पहला जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। हमारा कोड था console.log और इसके अंदर हम प्रिंट करवा सकते हैं अपना कॉलेज, एंड यहाँ हम लगा देंगे सेमीकोलन। अब इस लाइन का मतलब हमें ऑलरेडी पता है, इसका मतलब है कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाना चाहते हैं हम अपना कॉलेज, और ये हमारी एक ही लाइन ऑफ कोड है। इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ तो हमने एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई और इसको सेव भी कर लिया, और ये कोड हमेशा परमानेंटली हमारे कंप्यूटर में रहेगा जब तक जाके हम इस फाइल को डिलीट नहीं करते। ब्राउजर की तरह इसे रिफ्रेश करके हम गायब नहीं कर सकते। पर अभी इस कोड को इस ब्राउजर के ऊपर देख पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर लिखा हुआ है, ब्राउजर अलग ही रन कर रहा है। तो दोनों को हम जोड़ कैसे सकते हैं, कैसे मैं इस चीज को प्रिंट करवाऊं अपनी इस ब्राउजर विंडो के ऊपर। तो जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें अलग से एक HTML फाइल बनानी पड़ती है। अब HTML आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है ऑलरेडी पहले से आती हो, कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है ना आती हो। अगर नहीं भी आती कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। HTML बेसिकली हमारी वेबसाइट्स के लिए इंफॉर्मेशन यानी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो बनाने के काम आती है। फॉर एग्जाम्पल किसी वेबसाइट पे बटन कहाँ पे दिखाई देना चाहिए, किसी वेबसाइट पे हमारा इनपुट बॉक्स कहाँ पे दिखाई देना चाहिए, अगर ये हमारा गूगल का पेज है तो इस पे सर्च बार कैसा दिखाई देना चाहिए, ये ऑप्शंस कहाँ कहाँ दिखाई देने चाहिए, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन कैसे दिखनी चाहिए, वो काम बताता है हमारे लिए HTML। तो ब्राउजर के साथ अपनी वेब डेवलपमेंट को जोड़ने का तरीका होता है हमारी HTML फाइल। तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट को भी ब्राउजर पे रन करने से पहले हमें एक एक्स्ट्रा HTML फाइल बनानी पड़ेगी। अगर आपको पहले से HTML आता है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत सिंपल सा हम कोड लिखने वाले हैं। पर अगर आपको HTML नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, साथ के साथ मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी। हम इस न्यू फाइल वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और हम एक और नई फाइल बनाएंगे जो हमारी HTML फाइल होगी। इस फाइल को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। इस फाइल को हम first.html नाम दे सकते हैं, या फिर जनरली कोडिंग के अंदर हम इसे index.html नाम देते हैं। अब ये इंडेक्स नाम क्यों है, कोई रीज़न नहीं है उसके पीछे, बस बाय कन्वेंशन हम HTML फाइल्स को, जो मेन HTML फाइल होती है उसको इंडेक्स नाम दे देते हैं। एंटर कर दिया और यहाँ पे एक्सटेंशन क्या है, .html। इससे मुझे पता चल रहा है ये मेरी HTML की ही फाइल्स है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके ज़्यादा डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। HTML का ऑलरेडी हमने वन शॉट बनाया हुआ है, बट मैक्सिमम चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट करते करते ही सीख लेंगे। अब HTML के लिए VS कोड हमें एक बहुत ही बढ़िया खूबसूरत चीज़ देता है, वो होता है बॉयलर प्लेट कोड, यानी ऑटोमेटिकली बहुत सारा HTML कोड हमारे लिए जनरेट कर देता है विजुअल स्टूडियो कोड। कैसे, हम प्रेस करेंगे शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन, जैसे ही प्रेस किया हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस आ गए, और जैसे ही इस ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे या एंटर कर देंगे वैसे ही हमारे लिए ये कोड जनरेट होके आ गया। अभी इस कोड में क्या किस चीज़ का मतलब है कुछ समझने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम सीधा कर देंगे सेव। इसे, इस फाइल को हमने सेव कर दिया है, प्लस इसके अंदर हम एक और एक्स्ट्रा लाइन लिखने वाले हैं और इसे हम कह देते हैं स्क्रिप्ट। तो बेसिकली यहाँ हम दो चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक HTML फाइल तो बनाई ही है, इस HTML का डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे ब्राउज़र के साथ, और हम चाहते हैं हमारी जो जावास्क्रिप्ट है उसका भी कनेक्शन बने ब्राउज़र के साथ। पर जावास्क्रिप्ट का ब्राउज़र के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है इन द फॉर्म ऑफ कंसोल, यानी कंसोल के ऊपर जो हम कोड लिखते हैं। तो अब हम HTML के थ्रू इनडायरेक्ट कनेक्शन बना रहे हैं। कैसे, हम जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट कर देंगे HTML के साथ, और HTML तो ऑलरेडी कनेक्टेड है ब्राउज़र के साथ, तो हमारी जावास्क्रिप्ट भी ब्राउज़र के साथ कनेक्ट हो जाएगी।
तो HTML और जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट करने के लिए हम लिखते हैं स्क्रिप्ट यानी जावास्क्रिप्ट को हम अटैच कर रहे हैं। इसके अंदर हम लिखेंगे src इज इक्वल टू डबल कोट्स और उसके अंदर हम अपनी फाइल का नाम लिख देंगे first.js, जो भी हमारी फाइल का नाम है। और ये हमेशा याद रखना है, ये first.js हम सिर्फ इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि दोनों फाइल्स एक ही फोल्डर के अंदर हैं। और अगर हम चाहते हैं कि उस फोल्डर को हम देखना चाहते हैं तो आई कैन कम टू माई डेस्कटॉप के ऊपर ये जावास्क्रिप्ट हमारा फोल्डर है और इसके अंदर ये दोनों फाइल्स मुझे दिखाई दे रही हैं। इस तरीके से आपके भी डेस्कटॉप के ऊपर आपको दोनों फाइल्स दिखाई दे रही होंगी जहां भी आपने सेव किया होगा। तो ये स्क्रिप्ट वाली एक्स्ट्रा लाइन जो है इसको हमने ऐड कर दिया। इसको बॉडी वाला ये जो बॉडी लिखा हुआ है इसके जस्ट बाद आपको ऐड करना है और हमने इसे कर दिया सेव। अब इस फाइल को हम कर सकते हैं परमानेंटली क्लोज। अब क्या होगा, अब ये वाली जो जावास्क्रिप्ट है HTML के साथ अटैच्ड हो गई और HTML ब्राउजर के साथ अटैच्ड है। अब हमें इसे HTML फाइल के ऊपर जाना है और इस पर हम करेंगे डबल क्लिक। जैसे ही डबल क्लिक किया ये फाइल हमारे इस ब्राउजर में आकर खुल गई और यहाँ पे अभी आपको सिर्फ एक वाइट स्क्रीन दिखाई देगी, कुछ और दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि अभी HTML के अंदर हमने कुछ कोड लिखा ही नहीं, हमने तो सिंपल सा जो बाय डिफॉल्ट कोड होता है उसको जनरेट किया विजुअल स्टूडियो कोड से। तो ये जो खाली स्क्रीन है, इनफैक्ट आप ऊपर देख भी सकते हैं यूजर्स के अंदर, श्रद्धा खापरा फोल्डर के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर index.html फाइल है जिसको मैंने खोला है। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करके हम इंस्पेक्ट करेंगे या राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे और कंसोल में जाएंगे तो कंसोल में ऑलरेडी आपके लिए एक मैसेज पहले से लिखा होगा जो आपको वेलकम कर रहा है, विच सेज अपना कॉलेज। एंड यहाँ पे आपकी फाइल का नाम भी आ रहा होगा first.javascript। कौन सी लाइन? लाइन नंबर 1। और आप अपने कोड को जाके देखोगे कोड हमारा कौन सी लाइन के अंदर लिखा हुआ है, लाइन नंबर 1 के ऊपर कोड लिखा हुआ है और वो कोड कह रहा है अपना कॉलेज। इनफैक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं वेलकम टू अपना कॉलेज एंड फिर एक एक्सक्लेमेशन, यानी डबल कोट्स के अंदर कुछ भी चीज़ लिखी जा सकती है। इसको सेव किया, वापस आए और यहाँ से रिफ्रेश किया या आप Ctrl+R भी प्रेस कर सकते हैं तो वेलकम टू अपना कॉलेज हमारा मैसेज हमारे लिए अपडेट हो गया। तो यहाँ से हमें कॉन्फर्मेशन मिल गया, यहाँ से हमें दिल की तसल्ली हो गई कि ठीक है, हमारा जो ये जावास्क्रिप्ट था अब सिर्फ कंसोल विंडो के ऊपर नॉर्मली रन नहीं कर रहा, मुझे यहाँ से अलग से console.log लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही। अब क्या हो रहा है, मेरी फाइल के अंदर जो मैंने कोड लिखा है वो डायरेक्टली मेरे ब्राउजर के साथ लिंक हो गया है। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली आप बिना HTML फाइल के भी कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं? किसी भी टैब को खोल के इंस्पेक्ट में जाके कंसोल में जाना है और क्लियर करके कंसोल को यहाँ अपना कोड लिखना स्टार्ट करना है। पर उससे भी एक और बेटर तरीका होगा कि आपने अब जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर अपना कोड लिख दिया और ये कोड परमानेंट है, इसको डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट तभी करेंगे जब हम अपनी फाइल को डिलीट करेंगे, फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे। सो दिस वाज आवर फर्स्ट जावास्क्रिप्ट कोड। इसके अंदर चाहें तो हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ को प्रिंट करवाने के बाद हम एक और लाइन प्रिंट करवा सकते हैं। इसमें हम अपना नाम लिख सकते हैं, मैंने अपना नाम लिखा है, आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं। लेट्स सेव इट एंड यहाँ कर देंगे रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश किया इस बार सेकंड लाइन प्रिंट होके आ गई जिसमें हमारा नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम कुछ और मैसेज है जिसे प्रिंट करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई लव जावास्क्रिप्ट, तो इस तरीके से सेव कर सकते हैं। रिफ्रेश किया तो हमारा थर्ड मैसेज हमारे लिए प्रिंट होकर आ गया। सारे मैसेजेस अलग अलग लाइन में प्रिंट होकर आ रहे हैं। console.log हमेशा नेक्स्ट लाइन के अंदर आपको मैसेज प्रिंट करके देता है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट जावास्क्रिप्ट कोड एंड अ बिग कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि एज अ बिगिनर प्रोग्रामर विजुअल स्टूडियो कोड जैसे टूल को इंस्टॉल करना, साथ के साथ पहली जो चीज़ है प्रोग्रामिंग के अंदर कर पाना, वो अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट होती है, वो अपने आप में एक बड़ा स्टेप होता है और आप सभी ने वो चीज़ अचीव कर ली है। तो कंग्रेचुलेशंस फॉर राइटिंग योर फर्स्ट कोड इन जावास्क्रिप्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसका नाम है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर डेटा। कंटेनर्स कहने का क्या मतलब है? अपने घर में आपने बहुत सारे डिफरेंट डब्बे देखे होंगे। हमारे घर पे रसोइयों में बहुत सारे मसाले के डब्बे रखे रहते हैं। एक नमक का डब्बा होता है, एक जीरा का डब्बा होता है, एक मिर्ची का डब्बा होता है। इस तरीके से बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर अलग अलग चीज़ें स्टोर्ड होती हैं। अब यही जो कंटेनर्स होते हैं, इन्हीं के अंदर अगर हम अपना डिजिटल डेटा स्टोर करना स्टार्ट कर दें किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो इन्हीं कंटेनर्स को हम अपने वेरिएबल्स कह देते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने 6th 7th 8th क्लास में मैथ के अंदर वेरिएबल्स नाम की एक चीज़ ऑलरेडी पढ़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी सर्कल को अगर पढ़ते थे, मैथ के अंदर हम पढ़ते थे कि हमारे पास सर्कल होता है। अब सर्कल की कोई ना कोई रेडियस होती है, इसे हम रैड बोल देते हैं, इसे हम रेडियस बोल देते हैं, कभी कभार इसको हम आर भी ले लेते हैं। अब हो सकता है कोई छोटा सर्कल है तो उसकी रेडियस हो सकता है छोटी हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम द रेडियस टू बी इक्वल टू 14। और अगर हमने एक बड़ा सर्कल बना दिया तो इस बड़े सर्कल की रेडियस क्या होगी? इस बड़े सर्कल की रेडियस और बड़ी होगी। तो इसकी जो रेडियस वैल्यू है वो हो सकता है इट कैन बी इक्वल टू 28।
कुछ भी डिफरेंस हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो आर है, या यहाँ पर इसको हम कह दें आर इज इक्वल टू 28। अब ये जो आर है, इवन दो इसका मतलब रेडियस है, इसके अंदर रेडियस की वैल्यू स्टोर्ड है, बट इसकी वैल्यू क्या है, टाइम के साथ चेंज हो सकती है। और अगर मुझे कभी भी किसी सर्कल का एरिया निकालना हो तो मुझे लिखना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता था मैथ के अंदर, छोटी क्लास के अंदर, पर हमें इस फॉर्मूले से ज़्यादा मतलब नहीं है। हम बस बेसिक आइडिया लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मैथ के अंदर जैसे रेडियस निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर होता था, अगर कोई रेक्टेंगल है, इसकी एक साइड ए है दूसरी साइड बी है, इसका एरिया निकालने के लिए ए मल्टीप्लाइड बाई बी होता था। तो रेक्टेंगल चाहे छोटे साइज का हो चाहे बड़े साइज का हो, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, ए मल्टीप्लाइड बाई बी। अब ये जो ए और बी है, इनके अंदर चाहे कोई भी वैल्यू हो पर फॉर्मूला सेम रहेगा, तो इन ए और बी को हम वेरिएबल्स कहते थे मैथ के अंदर। उसी तरीके से ये जो रेडियस है, छोटे सर्कल के लिए छोटी रेडियस होगी, बड़े सर्कल के लिए बड़ी रेडियस होगी, पर ये जो आर है इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है और इसीलिए इसे हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल यानी ऐसा कंटेनर जिसके अंदर कोई डेटा स्टोर्ड है। यहाँ पे डेटा क्या है, यहाँ पे डेटा है 14, यहाँ पे डेटा क्या है, यहाँ पे डेटा है 28। कोई डेटा स्टोर्ड है और वो डेटा चेंज हो सकता है, वो डेटा वेरी हो सकता है। तो इंग्लिश के अंदर वेरिएबल का मतलब होता है जो चीज़ वेरी हो सके, जो चीज़ चेंज हो सके। तो वैसे ही हमारी जब भी हम कोई वेबसाइट बिल्ड करते हैं, वेबसाइट के अंदर बहुत सारा डेटा है जो हमें स्टोर कराना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फ्लिपकार्ट के ऊपर जाएं, इफ आई गो टू द फ्लिपकार्ट पेज, तो ये हमारी फ्लिपकार्ट की वेबसाइट हमारे पास आ जाएगी। अब फ्लिपकार्ट के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट आइटम्स हैं जो हमें दिखाई दे सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट भी स्टोर करता होगा कि इस आइटम का नाम क्या है, इस आइटम का कितना प्राइस है, इस आइटम के ऊपर अभी कोई ऑफर चल रहा है क्या, 65% का, 50% का, किसी भी चीज़ का, फाइनल प्राइस क्या आएगा, डिलीवरी डेट क्या है, ये सारा का सारा क्या होता है, ये सारा का सारा डेटा होता है और ये चेंज होता रहता है। हो सकता है आज दिवाली का ऑफर चल रहा हो, 50% ऑफर हो, कल को ऑफर ना हो तो कल को प्राइस और डाउन हो जाए, प्राइस अप हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो डिफरेंट डेटा को स्टोर कराने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर कंटेनर्स चाहिए होते हैं और इन्हीं कंटेनर्स को हम वेरिएबल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे डेटा स्टोर कराना है रेडियस, तो मेरी कंप्यूटर की जो मेमोरी होगी, लैपटॉप की जो मेमोरी होगी, उसे हम इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। इस मेमोरी के अंदर अलग अलग हमारे पास एरिया होते हैं जो रिजर्व्ड होते हैं और इन एरियाज का साइज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हम किस तरीके का डेटा स्टोर करा रहे हैं। और ये जो एरिया होते हैं इन्हें हम अपनी मेमोरी लोकेशंस कहते हैं। हर मेमोरी लोकेशन के ऊपर कुछ ना कुछ डेटा स्टोर हो सकता है और इसके लिए फॉर एग्जांपल हमने एक मेमोरी लोकेशन ली है और इसके अंदर हमने डेटा स्टोर करा दिया 14 और इस लोकेशन को हमने नाम दे दिया रेडियस। तो हमारे वेरिएबल का नाम क्या होगा, हमारे वेरिएबल का भी नाम होगा हमारे पास रेडियस। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास लैंड तो होती है, हर किसी ने लैंड देखी हुई है, तो लैंड के अगर हमने प्लॉट काट दिए और हर प्लॉट के ऊपर हमने एक घर बना दिया, अब घर के अंदर कोई ना कोई तो रह रहा होगा और हर घर का अपना एड्रेस होगा, तो जो घर के अंदर रह रहा है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वैल्यू कहेंगे। और वो प्लॉट क्या होगा, वो प्लॉट हमारी मेमोरी लोकेशन होगी और घर का नाम क्या होगा, घर का एड्रेस क्या होगा, घर का एड्रेस होगा हमारे वेरिएबल का नाम। तो मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस होता है उसे हमने क्या दे दिया, एक नाम दे दिया और उसी घर के नाम को हम कह देते हैं अपना वेरिएबल। की ये जो कंटेनर है, ये जो प्लॉट आपने डिवाइड किया हुआ है, इसका नाम है रेडियस, इसे आज से हम रेडियस कहेंगे। कल को हो सकता है रेडियस की वैल्यू 28 हो जाए तो यहाँ पर इंटरनल वैल्यू चेंज हो जाए, घर में रहने वाला चेंज हो सकता है, पर घर का प्लॉट का नाम हमेशा हमारा सेम रह सकता है। उसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल हमें अपनी एज का डेटा स्टोर कराना है। आज हो सकता है हमारी जो एज हो उसकी वैल्यू हो सकता है 24 के इक्वल हो, फॉर एग्जाम्पल इट इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पर अगर हमें नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू के अंदर स्टोर करवाएंगे 24 और वेरिएबल को क्या नाम देंगे, वेरिएबल को हम नाम दे सकते हैं एज। तो ये हमारा नया वेरिएबल बन जाएगा एज, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है 24। इसी तरीके से हम कोई नाम भी स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें नाम स्टोर कराना है टोनी स्टार्क, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे नेम इज इक्वल टू और फिर डबल कोट्स के अंदर जो भी टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट यानी जिसके अंदर लेटर्स यूज हो गए, ABCD यूज हो गया, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाने के लिए हम हमेशा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स को यूज करेंगे और इन्हें प्रोग्रामिंग के अंदर हम स्ट्रिंग्स कहते हैं। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं उनके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, पर बेसिकली कुछ भी टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन स्ट्रिंग्स की फॉर्म में हम स्टोर कराते हैं। और यहाँ मैंने लिख दिया टोनी स्टार्क। तो मेमोरी के अंदर क्या होगा, मेमोरी के अंदर एक नया वेरिएबल बन जाएगा जिसका नाम होगा नेम और जिसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर्ड होगी, वैल्यू स्टोर्ड होगी हमारे पास टोनी स्टार्क। तो इस तरीके से मेमोरी में अलग अलग तरीके का डेटा जो है उसे हम सेव करवा सकते हैं। अब अपने कोड के अंदर अपने वेरिएबल्स को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, कोड के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले तो कंसोल में ही आ जाते हैं। ये हमारा वही HTML फाइल का कंसोल है, इसे हम चाहें तो क्लियर कर सकते हैं, Ctrl+K से पूरा क्लियर हो जाएगा। इसी के अंदर वेरिएबल्स डिफाइन करना हम स्टार्ट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं एज इज इक्वल टू 24। तो ये क्या हो गया, नंबर टाइप इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर करा दी। एंटर किया तो हमारे पास
कंसोल विंडो के अंदर बेसिकली जो भी चीज़ हम लिखते हैं, जो भी चीज़ हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को, तो उसकी वैल्यू हमारे पास वापस से प्रिंट होके आ जाती है। अगर हमें कभी भी अब एज की दोबारा कभी वैल्यू चाहिए हो, फॉर एग्जांपल मुझे एज दोबारा प्रिंट करवाना है, तो मुझे सिंपली लिखना है एज और उसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो एज को एक ही बार बताना पड़ेगा हमें कंसोल को। अगर अगले साल 1 साल बाद मुझे चेक करना है मेरी एज कितनी होगी, तो मैं लिख सकती हूँ एज +1 और वो वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारे पास कंप्यूट होके आ जाएगी, विच इज इक्वल टू 25। यहीं पर हो सकता है हमें नेम की वैल्यू डिक्लेयर करनी हो कि नेम क्या है, नेम है टोनी स्टार्क। एंटर किया तो यहाँ हमारे पास आ गया टोनी स्टार्क। अब अगर कभी भी हमें नेम को प्रिंट करवाना हो तो नेम की वैल्यू को हम प्रिंट करवा सकते हैं। उसी तरीके से कोई आइटम है, अमेजॉन का, फ्लिपकार्ट का कोई आइटम है जिसका हमें प्राइस चेक करना है, तो उसके लिए प्राइस को हम वेरिएबल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्राइस इज 150 रुपीज़ एंड 50 पैसा। तो ये डेसिमल के साथ भी हम अपने नंबर्स को सेव करवा सकते हैं। एंटर किया तो ये हमारे पास प्राइस की वैल्यू आ गई। कभी भी बाद में जाकर हम इस प्राइस की वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। ये तो हमने वेरिएबल्स को यहाँ पर लिख दिया। हम चाहें तो वेरिएबल्स को अपनी फाइल के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। फाइल के अंदर डिफाइन करने के लिए इनफैक्ट एक्सप्लोरर पे क्लिक करके हम ये जो लेफ्ट वाला साइड बार है इसे ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। अभी के लिए ये सारी लाइनें हम हटा सकते हैं। हटाकर यहाँ पर अपना वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं। वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हम लिख सकते हैं नेम इज इक्वल टू टोनी स्टार्क। इसको कर लिया सेव। अब यहाँ पर इस तरीके का क्रॉस आ रहा होगा, ये नेम इज डेप्रिकेटेड। बेसिकली ये जो एरर हमारे पास आ रहा है, ये जो क्रॉस हमारे पास आ रहा है, इसका जावास्क्रिप्ट से कोई रिलेशन नहीं है। हमने अपने कोड के अंदर कोई गलती नहीं की है। ये ऑटोमेटिकली विजुअल स्टूडियो कोड कोई और चीज़ समझ रहा है अपने नेम को। तो इस चीज़ को, इस एरर को कंप्लीटली इग्नोर करना है। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम console.log करेंगे। हम चाहते हैं प्रिंट करवाना अपने वेरिएबल नेम की वैल्यू को, या नेम की जगह हम इसे फुल नेम भी कह सकते हैं। फुल नेम, ये हमारा फुल नेम हो गया। इसे हम प्रिंट करवाना चाहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फुल नेम प्रिंट करवाने के लिए अगर इस तरीके से मैंने लिख दिया डबल कोट्स फुल नेम, सेमीकोलन लगाया, सेव किया और यहाँ पर आए और रिफ्रेश कर दिया, तो हमारे पास क्या प्रिंट होके आया, हमारे पास प्रिंट होके आया फुल नेम। तो जो हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू होती है, अगर मुझे वेरिएबल की वैल्यू एज इट इज़ प्रिंट करवानी है तो उसके लिए हम डबल कोट्स या कोट्स को यूज़ नहीं करते। उसके लिए हम डायरेक्टली अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं console.log के अंदर। यानी यहाँ पर मुझे सिर्फ अपना फुल नेम लिखना है, मुझे डबल कोट्स के अंदर इस वैल्यू को नहीं लिखना, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ होती है वो वैसी की वैसी प्रिंट होती है। पर मुझे तो वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। इसको सेव कर लेते हैं एंड इस बार हमने रिफ्रेश किया तो इस बार फुल नेम की जगह हमारे पास प्रिंट होकर आ गया टोनी स्टार्क। इसी तरीके से अगर हम कोई और वेरिएबल बनाएं, फॉर एग्जाम्पल हमने वेरिएबल बनाया एज इज इक्वल टू 24 एंड यहाँ पर हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं एज। इसको सेव कर लेंगे, रिफ्रेश किया, हमारे पास एज आई इक्वल टू 24। हम चाहते हैं कोई प्राइस हमारे पास हो, लेट्स सपोज 99.99। तो इस तरीके से हम अपने प्राइस को प्रिंट करवा सकते हैं। सेव एंड रिफ्रेश, तो ये हमारे पास हमारा प्राइस प्रिंट होकर आ गया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी वैल्यूज़ होती हैं, इसे हम बेसिकली अपनी स्ट्रिंग वैल्यू कहते हैं, इसे हम अपनी नॉर्मल नंबर वैल्यू कह सकते हैं, ये भी हमारी नंबर वैल्यू है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी वैल्यूज़ होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। इन जावास्क्रिप्ट वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड नल। जैसे हमने कोई वेरिएबल बनाया x और इसके अंदर हमने स्टोर करा दिया नल। अब यहाँ पर नल का क्या मतलब होता है, नल का मतलब होता है कोई वैल्यू नहीं है। नल का मतलब एब्सेंट, कोई वैल्यू नहीं है इसके अंदर, नल वैल्यू है। तो नल एक स्पेशल वैल्यू होती है, और स्पेशल थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर ये इसको ऐसे समझना है, ये एक स्पेशल वैल्यू है और नल का मतलब है खाली चीज़। तो इसे सेव कर सकते हैं। अब अगर हम x की वैल्यू को प्रिंट करवाएं, सेव करें एंड रिफ्रेश करें, तो इस बार हमारे पास प्रिंट होकर आएगा नल वैल्यू। और जैसे नल होता है वैसे ही हमारे पास एक और वैल्यू होती है विच वी कॉल अनडिफाइंड। अनडिफाइंड और नल में दोनों में डिफरेंसेस होते हैं जावास्क्रिप्ट में। ये डिफरेंस हो सकता है हमें फर्स्ट क्लास में समझ में नहीं आए, और उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पर धीरे धीरे आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम इन डिफरेंसेस को कवर कर रहे होंगे। हम बात करेंगे, हम कई जगह यूज़ भी करेंगे, नल का क्या स्पेशल मतलब है, नल कहाँ पे यूज़ होता है, अनडिफाइंड का क्या स्पेशल मतलब है, अनडिफाइंड कहाँ पे यूज़ होता है, उसको हम बेसिकली यूज़ करने वाले हैं। पर आप में से कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है जिन्होंने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के कई बार पहले कभी बेसिक्स पढ़े हो, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ। अनडिफाइंड का मतलब होता है पता ही नहीं कि इसके अंदर क्या है। नल का मतलब होता है पता तो है इसके अंदर क्या है, पर इसके अंदर एक खाली वैल्यू है। तो अनडिफाइंड और नल के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस होता है, बट ये डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट अभी के लिए वो डिफरेंस क्या है उसके ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको शो करके दिखा रही हूँ फर्स्ट क्लास के अंदर ही कि नल और अनडिफाइंड जैसी भी चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है।
तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कई सारी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की वैल्यूज़ हो सकती हैं जिनको हम स्टोर करा सकते हैं अपने वेरिएबल्स के अंदर। जनरली जो हमारे वेरिएबल्स के नाम हो सकते हैं, ऑल्दो हम एक्स वाई जी ए बी सी डी कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने वेरिएबल्स को, पर हमें प्रेफर करना है एज अ गुड प्रोग्रामर। सबसे बढ़िया निशानी, सबसे पहली निशानी एक अच्छे प्रोग्रामर की ये होती है कि उनके वेरिएबल्स के नाम मीनिंगफुल होते हैं। ऐसा नहीं हर वेरिएबल को ए बी सी डी ए एफ जी एच इस तरीके के नाम दे दिए। अगर हम एज स्टोर करा रहे हैं तो हम एज नाम देंगे, प्राइस स्टोर करा रहे हैं प्राइस नाम देंगे, अगर हम रेडियस स्टोर करा रहे हैं तो हम रेडियस नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारी रेडियस है इक्वल टू 14, तो इस तरीके से हमने रेडियस स्टोर करवाई, हमने फुल नेम स्टोर करवाया। तो वेरिएबल का नाम पढ़ते ही समझ में आ जानी चाहिए कि इसके अंदर किस तरीके की वैल्यू हमारे पास स्टोर होगी। अब इन सारी टाइप्स के साथ एक और टाइप होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं बूलियन टाइप। बूलियन के अंदर दो तरीके की वैल्यूज होती हैं हमारे पास, एक होती है हमारी ट्रू वैल्यू और एक होती है हमारी फॉल्स वैल्यू। ट्रू वैल्यू कहने का मतलब है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम देखना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे हम किसी को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो हम एक इज फॉलो नाम का वेरिएबल बना सकते हैं और इज फॉलो के अंदर अगर हमने फॉल्स स्टोर करवाया है तो इसका मतलब इज फॉलो की वैल्यू है फॉल्स के इक्वल। फॉल्स मतलब नेगेटिव, तो यहाँ पे हम इज फॉलो ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। रिफ्रेश किया, हमारे पास फॉल्स आ गया। उसी तरीके से अगर हम किसी को फॉलो कर रहे हैं तो वेरिएबल के अंदर हम ट्रू प्रिंट करवा सकते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो इस बार हमारे पास ट्रू आ गया। तो बूलियन टाइप की वैल्यूज भी हम अपने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करा सकते हैं और बूलियन में दो ही अवेलेबल टाइप्स होते हैं, एक या तो हम ट्रू वैल्यू स्टोर करा सकते हैं या फिर हम अपनी फॉल्स वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट की जब हम बात करते हैं, जावास्क्रिप्ट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज और इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है दैट इज़ कि जावास्क्रिप्ट हमारी एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज होती है। डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, वैसे फर्स्ट टाइम अगर हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो इतना ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंस समझ नहीं आएगी, पर अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जिसने सी पढ़ी हुई है, जिसने जावा पढ़ी हुई है, जिसने सी प्लस प्लस पढ़ी हुई है, उसको कोई इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। जनरली जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिनको हम डीएसए या कुछ और करने के लिए पढ़ते हैं, वहाँ पे हमें पहले ही बताना पड़ता है कि अगर कोई वेरिएबल है तो उस वेरिएबल के अंदर आप नंबर स्टोर कराना चाहते हो, आप बूलियन स्टोर कराना चाहते हो, आप स्ट्रिंग स्टोर कराना चाहते हो, कुछ और स्टोर कराना चाहते हो। पर जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें नहीं बताना पड़ता। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम किसी भी वैल्यू के अंदर कुछ भी स्टोर करा सकते हैं, किसी भी वेरिएबल के अंदर कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल कल को हमारा मन किया कि मुझे ये जो फुल नेम है, ये जो फुल नेम वेरिएबल है, इस फुल नेम वेरिएबल के अंदर मुझे तो 25 स्टोर कराना है। ऑल्दो ये काफ़ी ख़राब तरीका होगा कोड को लिखने का, क्योंकि फुल नेम एक नाम होना चाहिए, दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कुछ स्ट्रिंग होनी चाहिए, पर फिर भी मेरा मन किया कल को इसको चेंज करके हम इसके अंदर कोई नंबर स्टोर करा देंगे और यहाँ पे हम अपने फुल नेम को प्रिंट करवाएं। तो इससे क्या होगा, पहले तो फुल नेम की वैल्यू टोनी स्टार्क थी, पर हमने उसे चेंज करके 25 कर दिया। अब फुल नेम की वैल्यू जो प्रिंट होगी वो 25 होनी चाहिए। रिफ्रेश किया तो अब हमारे पास 25 प्रिंट होके आया। तो यानी डायनेमिकली टाइप कहने का मतलब है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से आपको नहीं बताना पड़ता कि कौन से वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी, डायरेक्टली आप अपनी वैल्यू स्टोर कराना स्टार्ट कर सकते हो, चाहे आपको नंबर स्टोर कराना है, स्ट्रिंग स्टोर कराना है, कुछ भी कराना है। और जनरली जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया हुआ है तो उसके अंदर कल को जाके आप डिफरेंट टाइप की वैल्यू को भी स्टोर करा सकते हो। आज हमारे पास स्ट्रिंग है, कल को हमारे पास नंबर हो गया, इसके बाद चाहे तो कल को हम कोई बूलियन वेरिएबल भी इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं। तो ये मतलब होता है जावास्क्रिप्ट के डायनेमिकली टाइप्ड होने का, कि हमें पहले से ही अपने डेटा का टाइप नहीं बताना पड़ता, वो डायनेमिकली यानी कोड जैसे ही रन करता है वो रन टाइम पे जाके जावास्क्रिप्ट कैलकुलेट कर लेता है। जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर मतलब इंटरनली जो मशीन जावास्क्रिप्ट को रन कर रही है कि किस तरीके से कौन से वेरिएबल पर कौन सा डेटा टाइप है जिसको हमें यूज करना होता है। साथ के साथ बार बार ये जो इक्वल टू साइन हम देख रहे हैं, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू, इसे जावास्क्रिप्ट के अंदर हम अपना असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और असाइनमेंट ऑपरेटर हमने मैथ में भी देखा होगा। मैथ में जनरली अगर हमें लिखना होता है ए इज इक्वल टू बी, तो उसके लिए हम इस तरीके से लिखते हैं, पर प्रोग्रामिंग के अंदर ए इज इक्वल टू बी का मतलब ये नहीं होता दोनों की वैल्यू सेम है। इसका मतलब होता है बी में जो भी वैल्यू है वो ए वेरिएबल के अंदर जाके सेव कर दो, ये मतलब होता है। तो इसे हम इक्वल टू को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। असाइनमेंट यानी असाइन कर रहा है किसी वैल्यू को, वैल्यू दे रहा है जाके। ये जो ट्रू वैल्यू है ये इस वेरिएबल के अंदर जाके सेव हो रही है, ये जो अनडिफाइंड है ये इस वेरिएबल के अंदर जाके सेव हो रहा है, ये जो 24 है ये इस एज वेरिएबल के अंदर जाके सेव हो रहा है। तो इस तरीके से ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जो राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड की वैल्यू के अंदर जाके सेव कर रहा है। अब ये तो हो गई हमारी जनरल चीज़ें अबाउट वेरिएबल्स। इसके अलावा ये जो वेरिएबल का नाम हमने लिखा है, हम अपनी मर्जी से चाहे तो कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने वेरिएबल्स को। जैसे मैंने एज नाम दे दिया, मैंने प्राइस नाम दे दिया, मैंने रेडियस नाम दे दिया, मेरी मर्जी थी मैं इसको रैड नाम भी दे सकती थी, मैं इसको सिर्फ आर भी बोल सकती थी।
सारे के सारे नाम बिल्कुल सही होते हैं, पर वेरिएबल्स को ये जो नाम दिए जाते हैं इनके भी कुछ कुछ रूल्स कन्वेंशंस होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। 4 मेजर रूल्स हैं। सबसे पहला रूल कहता है कि वेरिएबल के जो नेम होते हैं दे आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव यानी अपर केस और लोअर केस में डिफरेंस है। अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया एप्पल और मैंने दूसरा वेरिएबल बना दिया विद द नेम एप्पल, दोनों का ही अलग मतलब होगा, दोनों सेम नहीं है। तो गलती से भी स्मॉल को कैपिटल नहीं लिख देना है, कैपिटल को स्मॉल नहीं लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल, इन सब को हटा देते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया फुल नेम, इस तरीके से मैंने यहाँ पे फुल नेम लिखा और फुल नेम के अंदर मैंने स्टोर करवाया श्रद्धा खापरा इस तरीके से। और मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया फुल नेम और इसके अंदर कुछ नहीं किया, बस एक स्मॉल एन मैंने चेंज कर दिया और यहाँ पर मैंने स्टोर करवाया फॉर एग्जाम्पल अमन दत्तरवाल। तो इस तरीके से 2 नाम मेरे पास हैं। अब फर्स्ट टाइम में मैं प्रिंट करवा रही हूँ स्मॉल वाला, जिसमें सारी चीज़ें स्मॉल केस में है। इनफैक्ट और थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस दिखाने के लिए इसको फुल नेम कर देती हूँ, फुल नेम। एंड सेकेंड टाइम हम console.log करके प्रिंट करवा रहे हैं फुल नेम। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो चीज़ प्रिंट हो रही है और सेकेंड टाइम जो चीज़ प्रिंट हो रही है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जावास्क्रिप्ट में। और इनफैक्ट अगर आपने पूरा चेंज नहीं किया होता, सिर्फ एक लेटर चेंज किया होता, तो भी उसमें कोई एरर नहीं आता, क्योंकि दोनों क्या हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पर जनरली हमें क्या करना है, जनरली इस तरीके से सेम नेम के 2 वेरिएबल्स हमें क्रिएट नहीं करने हैं, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन होता है। कई बार जब हम वेबसाइट्स पूरी बिल्ड कर रहे होंगे, जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड हैं जिनको हम लिख रहे होंगे, तो इसीलिए इस तरीके की चीज़ों को नहीं करना होता। पर हाँ, कहीं भी अगर ऐसा कोड हमें दिख जाए तो हमें पता है स्मॉल ए, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर में डिफरेंस है। सेकेंड रूल कहता है कि ओनली लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड $साइन इज अलाउड। स्पेस भी अलाउड नहीं होती वेरिएबल के नाम में। मतलब अगर हमारा मन करे कि हम अपने वेरिएबल को नाम दे दें फुल स्पेस नेम इज इक्वल टू टोनी स्टार्क, इस तरीके का अगर हम कोई नाम देना चाहें, इसके अंदर क्या हुआ, एरर आ गया, क्योंकि वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं हो सकती। तो अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड और आइडेंटिफायर, मतलब ये फुल को अलग समझ रहा है, नेम को अलग समझ रहा है, पर हमें दोनों को साथ में जोड़ के रखना है। अब साथ में जब हम जोड़ के रखते हैं तो हर तरीके के कैरेक्टर्स अलाउड नहीं होते वेरिएबल के नेम में। हम क्या कर सकते हैं, $साइन ऐड कर सकते हैं, हम अंडरस्कोर ऐड कर सकते हैं, या फुल नेम हमने लिख दिया, फुल नेम 1 2 3 भी हम लिख सकते हैं, ये भी एक वैलिड वेरिएबल का नाम है। पर अगर मैं बोलूं कि मुझे लिखना है फुल नेम @, ये क्या हो जाएगा, ये गलत नाम हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड और आइडेंटिफायर, डेकोरेटर्स आर नॉट अलाउड, यानी ये @ जो है स्पेशल सिंबल है, स्पेशल कैरेक्टर है, ये अलाउड नहीं है। तो सिर्फ यही 4 कैरेक्टर्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा वेरिएबल है उसका फर्स्ट कैरेक्टर या तो एक लेटर होना चाहिए A to Z में, या कैपिटल A से कैपिटल Z के बीच में, या कोई अंडरस्कोर होना चाहिए, या फिर $. होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने फुल नेम लिखा तो या तो हम इस तरीके से फुल नेम लिख सकते हैं नॉर्मली जो हमने अपने लेटर के साथ लिखा हुआ है, या फिर हम शुरुआत में अंडरस्कोर लगा सकते हैं। इस तरीके का फुल नेम भी ठीक होगा, मतलब दिस इज़ अ वैलिड नेम। और यहाँ पे मैं n को कैपिटल कर लेती हूँ ताकि हमें पता चले दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। या फिर हम चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैंने $साइन लगा दिया, तो ये भी फुल नेम कंप्लीटली लॉजिकल है, कंप्लीटली ठीक है, ये तीनों वैलिड है। पर अगर मैं सोचूं मैं लिखूं 1 2 3 फुल नेम और इस तरीके से हम कोई वैल्यू उसके अंदर लिखना चाहें, तो ये क्या होगा, ये हमें एरर देगा। एरर क्या दे रहा है, एन आइडेंटिफायर और कीवर्ड कैन नॉट इमीडिएटली फॉलो अ न्यूमेरिक लिटरल, मतलब यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आ सकती वेरिएबल से पहले, तो ये हमारे पास एरर जनरेट करेगा। ऑल्सो जावास्क्रिप्ट के अंदर रिजर्व्ड वर्ड्स कैन नॉट बी वेरिएबल्स नेम्स। रिजर्व्ड वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे हर लैंग्वेज की अपनी कुछ डिक्शनरी होती है, इंग्लिश की अपनी डिक्शनरी होती है, हिंदी की अपनी डिक्शनरी होती है, जर्मन की अपनी डिक्शनरी होती है। डिक्शनरी यानी उस लैंग्वेज के अंदर कुछ फिक्स्ड वर्ड्स हैं जिनके फिक्स मतलब है। मुझे पता है अगर दिस इज अ माउस तो माउस का एक ही मतलब हो सकता है, मुझे पता है दिस इज अ पेन तो पेन का एक ही मतलब हो सकता है। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट की भी अपनी डिक्शनरी है और उसके अंदर कुछ शब्दों के फिक्स्ड मतलब है। जैसे ये जो कंसोल हमने लिखा हुआ है, कंसोल का फिक्स मतलब है, मतलब इन वर्ड्स को ये ने हम कहेंगे रिजर्व्ड वर्ड्स जो प्रोटेक्टेड हैं, इन वर्ड्स को हम वेरिएबल नेम्स की तरह यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई डिसाइड कि कंसोल इज इक्वल टू अपना कॉलेज, इस तरीके से हम कुछ लिखना चाहें एंड फिर हम अपने कंसोल की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवा दें, सेव कराएं और रिफ्रेश, तो यहाँ क्या आएगा, console.log इज नॉट अ फंक्शन एट दिस वैल्यू।
मतलब यहाँ पर कंसोल का क्या है, फिक्स मतलब है। पर यहीं पर अगर कंसोल को मैंने कैपिटल सी के साथ स्टार्ट कर दिया और इसको भी कैपिटल सी के साथ स्टार्ट कर दिया, सेव किया एंड रिफ्रेश किया, तो इस बार हमारे पास एरर नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ स्मॉल सी वाला कंसोल ही हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर रिजर्व कीवर्ड होता है। कैपिटल सी वाला कंसोल हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर रिजर्व कीवर्ड नहीं होता। दिस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द रिजर्व्ड वर्ड्स जो हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर होते हैं, जिनको हम अपने वेरिएबल के नेम्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते। ये जो लिंक है या ये जो लिस्ट है, ये मैं आपको नोट्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये हमारी प्रॉपर लिस्ट होती है रिजर्व कीवर्ड्स की, जिनको वेरिएबल नेम्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते। तो ये तो 4 रूल्स हमारे पास होते ही हैं। साथ के साथ एक कन्वेंशन भी होता है। कन्वेंशन होता है कि रूल नहीं है, मतलब इस चीज़ को अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो कोई एरर नहीं आएगा, बट फिर भी हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट नहीं सीखनी, हमें एक अच्छे डेवलपर की तरह कोड लिखना भी साथ के साथ सीखना है। हमारे पास प्रोग्रामिंग में देयर इज समथिंग कॉल्ड केसेस। केसेस कहने का मतलब होता है कि अगर हमें कोई वेरिएबल बनाना है, लेट्स सपोज हमें फुल नेम वेरिएबल बनाना है, तो इसे या तो हम ऐसे लिख सकते हैं फुल नेम, या फिर इसे हम लिख सकते हैं फुल नेम, या फिर इसे लिखा जा सकता है फुल अंडरस्कोर नेम, या फिर इसे लिखा जा सकता है फुल डैश नेम। इनफैक्ट इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ को हमने कैपिटल बना दिया फुल और फिर एन को कैपिटल बना दिया। अब ये तो होता है जनरल तरीका चीज़ें लिखने का। हमें अगर जनरली ऐसा वेरिएबल का नाम लिखना होता है जिसमें 2 वर्ड्स हैं, तो उसे लिखने के लिए हम इस तरीके को फॉलो करते हैं, ये वाला तरीका। इसे हम कहते हैं अपना कैमल केस। कैमल केस का मतलब होता है कि फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, इसके बाद जितने भी वर्ड्स आएंगे सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ना हम इसे यूज़ करते हैं, ना हम इसे यूज़ करते हैं। इसे वैसे स्नेक केस कहा जाता है, इसे हम कबाब केस कहते हैं। ये जो लास्ट वाला है इसे हम अपना पास्कल केस कहते हैं। पर इनमें से किसी भी केस को हम यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं फर्स्ट वाले को, यानी हमारा जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा एंड नेक्स्ट वर्ड का नेक्स्ट लेटर हमारे पास कैपिटल होगा। उसी तरीके से अगर हमें कुछ और मान लेते हैं वेरिएबल बनाना है, लेट्स सपोज आई हैव टू मेक अ वेरिएबल कॉल्ड इज फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसके लिए हम इस फॉलो को इस तरीके से लिखेंगे, जिसमें आई स्मॉल होगा और दूसरा वर्ड जो है फॉलो उसका एफ हमारे पास कैपिटल होगा। अगर इस तरीके से हमें एक और वेरिएबल बनाना है टोटल प्राइस, तो टोटल प्राइस को हम इस तरीके से लिखेंगे, पहले स्मॉल एंड उसके बाद सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर हमारे पास कैपिटल। तो इस तरीके से हम अपने वेरिएबल्स नेम को डिफाइन करते हैं इन जावास्क्रिप्ट। अब जब भी हम अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, अभी हमने अपने वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन किया, हमने लिख दिया एज इज इक्वल टू 24, हमने लिख दिया नेम इज इक्वल टू टोनी, इस तरीके से हमने वेरिएबल्स को लिख दिया। बट जनरली इवन दो हमारे पास कोई एरर नहीं आया, पर हमें ऐसे अपने वेरिएबल्स को जावास्क्रिप्ट के अंदर कभी डिफाइन नहीं करना। हमें हमेशा वेरिएबल के नाम के सामने एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है। कीवर्ड यानी एक ऐसा फिक्स्ड रिजर्व्ड वर्ड यूज करना पड़ता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और इस कीवर्ड को हम कहते हैं अपना लेट कीवर्ड। एंड इनफैक्ट वेरिएबल नेम्स के सामने हम 3 कीवर्ड्स हैं जिनको यूज कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास लेट, एक होता है हमारे पास कॉन्स्ट, एक होता है हमारे पास वैर। अब हमेशा मैक्सिमम केसेस में हम क्या कर रहे होंगे, हम या तो लेट या फिर कॉन्स्ट, इन 2 कीवर्ड्स को यूज करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने लेट कीवर्ड के साथ। अगर हमें नेम डिफाइन करना है तो हम लिखेंगे लेट नेम इज इक्वल टू, हम यहां लिख सकते हैं टोनी स्टार्क। ये हमारे पास एक वेरिएबल हो गया नेम, और लेट से हमने क्या किया, हमने जावास्क्रिप्ट को बताया कि हम एक वेरिएबल को डिफाइन करने जा रहे हैं, तो यहाँ हमने नेम की वैल्यू प्रिंट करवाने की कोशिश की। ये जो लाइन आ रही है वेरिएबल के नाम के ऊपर, इसको अभी के लिए इग्नोर करना है। सेव किया, रिफ्रेश किया, हमारे पास नाम प्रिंट होकर आ गया टोनी स्टार्क। हम इसे चाहें तो फुल नेम भी लिख सकते हैं, कॉपी कर लेंगे। फुल नेम में सिर्फ वो लाइन हटाने के लिए दे रही हूँ, विच इज़ रियली अनोइंग। कोई नहीं, हमने अपने वेरिएबल को फुल नेम नाम दे दिया। अब हम कोई और वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हैं, लेट एज इज इक्वल टू 24, तो हमने वो कर दिया। हमने लिख दिया लेट प्राइस, या इसे हम कह सकते हैं टोटल प्राइस इज इक्वल टू 1000। तो इस तरीके से हमने टोटल प्राइस डिक्लेयर कर दिया। तो जनरली अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हम अपने लेट कीवर्ड को यूज़ करते हैं। ऑल्दो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, पर हमें हमेशा कोई ना कोई कीवर्ड यूज़ करना है अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। अब हमारे पास वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए 3 चॉइसेस होती हैं। इनमें से सबसे जो पुरानी चॉइस है, सबसे पुरानी चॉइस का नाम है वैर। यानी हम पहले कैसे वेरिएबल्स को डिफाइन करते थे, हम वैर लिखा करते थे। शुरुआत में जब जावास्क्रिप्ट हमारे पास होती थी, हम वैर लिखते थे, इस तरीके से वैर लिखते थे। अभी भी अगर मैंने वैर लिख के, वैर मतलब वेरिएबल लिख के अगर मैंने अपनी वेरिएबल को डिफाइन कर दिया,
सेव किया, रिफ्रेश किया, तो वैसे का वैसा टोनी स्टार्क मेरे पास प्रिंट होकर आ रहा है, कोई एरर नहीं आया। बट एज अ गुड प्रोग्रामर हम वैर को कभी भी यूज नहीं करेंगे अब जावास्क्रिप्ट के अंदर। वैर क्या होता था, 2015 से पहले वैर यूज होता था। 2015 से पहले लेट और कॉन्स्ट हमारे पास होते ही नहीं थे। पर 2015 के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर वी गॉट समथिंग कॉल्ड ES6। हमारे पास आया समथिंग कॉल्ड ES6। इसको कहते हैं ECMAScript 6, यानी जावास्क्रिप्ट का एक नया स्टैंडर्ड हमारे पास आया। कब आया? 2015 के अंदर आया था। नया स्टैंडर्ड मतलब नए रूल्स आए जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर, नए फीचर्स हमारे पास आए। और इनमें से एक नई चीज़ जो जावास्क्रिप्ट के अंदर आई वो थी हमारे लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। अब वैर जो होता है, वैर के साथ काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और इनमें से एक प्रॉब्लम ये है कि वैर के अंदर किसी भी वेरिएबल को आप रीडिक्लेयर कर सकते हो। अपडेट तो कर ही सकते हो वेरिएबल को, साथ के साथ उसे रीडिक्लेयर भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वैर से हमने कोई वेरिएबल बनाया, हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया वैर एज इज इक्वल टू 24, तो हम यहाँ पर दोबारा लिख सकते हैं वैर एज इज इक्वल टू 58, 59 कुछ भी, एंड फिर से लिख सकते हैं वैर एज इज इक्वल टू 86। कोई एरर हमारे पास नहीं आएगा। और जब हम करेंगे console.log एज, अब हमारे पास कौन सी चीज़ आएगी? क्योंकि हमने लास्ट में अपने इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया, तो हमारे पास वैर में हमारे पास एज में 86 आकर प्रिंट होगा। बट ये क्या है, ये कोड को लिखने का कोई सही तरीका नहीं है, ये कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि अभी तो हमारे पास छोटा सा कोड है, 3-4 लाइनें हैं कोड के अंदर, पर जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम प्रॉपर वेबसाइट्स बना रहे होते हैं तो हमारे पास हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स ऑफ कोड हो जाते हैं। ऐसे केसेस में अगर आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलाउ कर दिया कि बार बार उसी वेरिएबल को हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा उस लैंग्वेज के अंदर। तो इसीलिए वैर जो है अच्छा तरीका नहीं है वेरिएबल्स को डिफाइन करने का, इससे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और कई जगह एरर्स भी आते हैं। तो इसीलिए जब भी हम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे हम लेट को यूज़ करके डिफाइन करेंगे, और लेट को यूज़ करके जब हम किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो इस तरीके से बार बार नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप बार बार करोगे तो एरर आ जाएगा। क्या एरर आ रहा है? कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल एज, यानी ये जो वेरिएबल है ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड था, डिक्लेयर कर रखा था, आपने बता रखा था जावास्क्रिप्ट को वेरिएबल के बारे में, तो आप इसे बार बार रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो यूजिंग लेट वेरिएबल्स कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड, बट हाँ इनको हम अपडेट कर सकते हैं। अपडेट मतलब उसी एज वेरिएबल की वैल्यू को आप 59 बना सकते हो, उसी एज वेरिएबल की वैल्यू को आप 86 बना सकते हो। पहले क्या हो रहा था, 3 अलग अलग एज नाम के ही वेरिएबल बन रहे थे, पर इस बार एक बार ही एज नाम का वेरिएबल बन रहा है। यानी मेमोरी के अंदर इफ दिस इज माई मेमोरी, यहाँ पे हमारे पास एज नाम का एक ही वेरिएबल बन रहा है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है शुरुआत में 24, उसके बाद यही वैल्यू डिलीट होकर हमारे पास नई वैल्यू आती है 59, और फिर यही वैल्यू डिलीट होकर हमारे पास नई वैल्यू आती है 86, पर वेरिएबल एक ही है, वो 3 बार डिक्लेयर नहीं हो रहा। सो दिस इज द राइट वे ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। एंड इसके अलावा हमारे पास एक और स्पेशल कीवर्ड होता है जिसका काम होता है कॉन्स्ट, यानी कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करना। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है इंग्लिश के अंदर ऐसी चीज जो चेंज नहीं हो सकती। तो कॉन्स्ट ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको ना आप रीडिक्लेयर कर सकते हो ना उनकी वैल्यू को आप अपडेट कर सकते हो। एक बार आपने बोल दिया कांस्टेंट की वैल्यू ये है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता कोड के अंदर। फॉर एग्जांपल, हमने एक बार बोल दिया कॉन्स्ट एज इज इक्वल टू 24, तो उसके बाद हम कॉन्स्ट को इस तरीके से दोबारा चेंज नहीं कर सकते। एरर यहाँ पर नहीं आएगा, पर जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाएगा। असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल मतलब ये आपने कांस्टेंट वेरिएबल बनाया, इसी को आप वैल्यू नहीं दे रहे हो। कांस्टेंट का मतलब वो तो होता है फिक्स कर दिया, आज हमने इसके ऊपर लॉक लगा दिया, इसकी वैल्यू फिक्स हो चुकी है। तो कांस्टेंट्स कहाँ यूज़ कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, हमारे पास मैथ के अंदर बहुत सारे कांस्टेंट्स होते हैं। जब भी हमें एरिया कैलकुलेट करना होता है हम पाई जैसे कांस्टेंट्स को यूज़ करते हैं, पाई आर स्क्वायर करने के लिए, या फिर हम ई जैसे कांस्टेंट्स को यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कांस्टेंट्स होते हैं मैथ के अंदर। तो उसी तरीके के कांस्टेंट्स को डिफाइन करने के लिए आई कैन राइट कॉन्स्ट पाई इज इक्वल टू 3.14। ये हमारा एक कांस्टेंट हो गया। इसकी वैल्यू को नॉर्मल वेरिएबल की तरह हम चाहें तो प्रिंट भी करवा सकते हैं। और जनरली जो कांस्टेंट्स होते हैं जिनको हम हर जगह यूज़ कर रहे होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर से लिखना भी प्रेफर कर सकते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये हमारी पाई की वैल्यू हमारे पास प्रिंट होकर आ गई। तो जब भी वेरिएबल्स को अब से हम डिक्लेयर करेंगे, 2 कीवर्ड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। एक होगा हमारा लेट कीवर्ड, एक होगा हमारा कॉन्स्ट कीवर्ड। कॉन्स्ट को जनरली हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि हमारे जितने भी वेरिएबल्स होते हैं जनरली उनकी वैल्यू ज़्यादा चेंज नहीं हो रही होती। तो मैक्सिमम केसेस में हम अपने वेरिएबल्स को कॉन्स्ट बना सकते हैं और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े उन्हें हम लेट कीवर्ड से भी डिफाइन कर सकते हैं। ऑल्सो इन कीवर्ड्स के बारे में एक और चीज़, अगर फॉर एग्जाम्पल हमने लेट कीवर्ड से एक वेरिएबल बनाया तो हम उसको सिंपली इतना भी छोड़ सकते हैं, लेट ए। हमने
ये बता दिया जावास्क्रिप्ट को कि a नाम का कोई वेरिएबल है, बट हमने वैल्यू नहीं बताई उसकी। और फिर अगर हम a को प्रिंट करवाते हैं तो रिफ्रेश किया, हमारे पास क्या आएगा, अनडिफाइंड। तो बाय डिफॉल्ट कोई भी अगर वेरिएबल डिक्लेयर होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर पर उसको कोई वैल्यू नहीं मिली तो वो बाय डिफॉल्ट हमेशा अनडिफाइंड होता है। जैसे ही आपने a को कोई वैल्यू दे दी, 10 दे दी, तो उसके बाद अनडिफाइंड नहीं होगा, अब उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। पर ये चीज़ कॉन्स्टेंट्स के लिए वर्क नहीं करती। अगर आपने कोई कॉन्स्टेंट डिक्लेयर किया कॉन्स्ट a और फिर अगर आप उसको प्रिंट करवाने की कोशिश करोगे, यू विल गेट एन एरर। एरर इज मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। यानी इनिशियलाइजर यानी शुरुआत की जो वैल्यू है वो आपने कांस्टेंट को नहीं दी। तो कॉन्स्ट अगर आप लिख रहे हो किसी भी वेरिएबल को, हमेशा उसे शुरुआत में कोई ना कोई वैल्यू देनी है, नहीं तो हमारे पास एरर आ जाएगा। यही सेम वैल्यू यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, कॉन्स्ट डिक्लेरेशंस मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। तो कॉन्स्ट को अगर लिखना है तो हमेशा किसी ना किसी वैल्यू के साथ उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, लेट को इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। एक और एडिशनल चीज कॉन्स्ट, लेट एंड वैर के बारे में जो यहाँ पे आपको देखने को मिली होगी, इवन दो इसे बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे, विच इज स्कोप। स्कोप को हम बाद में पढ़ेंगे, फंक्शंस नाम का हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसके साथ स्कोप को डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं जो वैर से डिफाइन होते हैं उनका ग्लोबल स्कोप होता है। ग्लोबल यानी पूरे कोड के अंदर उनको कहीं भी यूज किया जा सकता है। पर हमारे जो लेट कीवर्ड से या कॉन्स्ट कीवर्ड से वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं उनका ब्लॉक स्कोप होता है। ब्लॉक स्कोप कहने का मतलब, ब्लॉक होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, सिर्फ जावास्क्रिप्ट में नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ब्लॉक का मतलब होता है कर्ली ब्रेसेस। ये जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं, कर्ली ब्रेसेस यानी ये वाले कर्ली ब्रैकेट्स, इसे हम एक ब्लॉक कह देते हैं। इन दो कर्ली ब्रैकेट के बीच में जो भी हम पूरा का पूरा कोड लिखते हैं, इस कोड को कहा जाता है वन ब्लॉक। और तो अगर एक ब्लॉक के अंदर हमने लेट कीवर्ड से अपने वेरिएबल को डिफाइन कर दिया तो वो उसी ब्लॉक का वेरिएबल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लिख दें लेट, ये हमने ओपनिंग करली ब्रैकेट लिख दिया करली ब्रेस, ये हमने क्लोजिंग करली ब्रेस लिख दिया, लेट a इज इक्वल टू 5, और यहां मैं प्रिंट करवाऊं console.log a, ये हमारा एक वेरिएबल हो गया। अब यहीं पर console.log a से क्या हुआ, 5 मेरे पास प्रिंट हो गया, दिस इज अ ब्लॉक। पर यहीं पर अगर मैं लिख दूं लेट a इज इक्वल टू 10, तो मेरे पास क्या आएगा, एरर आएगा कि आप दोबारा से लेट वाले वेरिएबल को रीडिफाइन नहीं कर सकते ब्लॉक के अंदर। पर अगर मुझे इसको रीडिफाइन ही करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक नया ब्लॉक बना सकती हूँ। नए ब्लॉक के अंदर आई कैन राइट लेट a इज इक्वल टू 10 और फिर हम console.log करके अपने नए a को प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये अलग ब्लॉक हो गया, ये अलग ब्लॉक हो गया, कर्ली ब्रेसेस जहाँ से शुरू हो जाते हैं वहाँ से नया ब्लॉक शुरू हो जाता है। तो अब मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा और मेरे पास पहली 5 की वैल्यू भी प्रिंट होके आएगी, दूसरी 10 की वैल्यू भी प्रिंट होके आएगी। तो इस तरीके से हमारे ब्लॉक्स काम करते हैं। पर ब्लॉक के बारे में अभी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना ना, इसके ज़्यादा डिटेल में अभी हम जाएंगे। बाद में फंक्शंस नाम का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो वो जब हम पढ़ रहे होंगे तब हम ब्लॉक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये जान लेना है, जब भी वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, वैर होता था पुराना तरीका, नया तरीका मॉडर्न तरीका। हाँ, ये जो एक्मा स्क्रिप्ट है यानी 2015 के अंदर जो चेंजेस आए हैं इसको मॉडर्न जावास्क्रिप्ट भी बोलते हैं, यानी नई तरीके की जावास्क्रिप्ट। इसके अंदर हम लेट और कॉन्स्ट को यूज करते हैं टू डिफाइन आवर वेरिएबल्स। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट समथिंग इंटरेस्टिंग कॉल्ड डेटा टाइप्स। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स तो हमने देख लिए और ये भी देख लिया हर वेरिएबल के अंदर डिफरेंट तरीके का डेटा हम स्टोर करा सकते हैं। पर ये जो डिफरेंट तरीके का डेटा है, हर तरीके के डेटा को अपना अपना टाइप होता है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल होती है, लिंक्डइन के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर हमारी जो भी प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल के ऊपर अलग अलग तरीके का डेटा स्टोर होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो प्रोफाइल है उसके ऊपर अगर हमने अपना नाम लिखा है तो वो नाम किस तरीके का डेटा हो सकता है, वो हमारा स्ट्रिंग तरीके का डेटा हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप का, तो उसमें टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ फॉलोअर्स फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं तो दैट इज गोइंग टू बी अ नंबर, इट इज गोइंग टू बी अ नंबर या न्यूमेरिकल डेटा। अगर हमारे पास कोई फॉलो बटन होता है तो हमने किसी को फॉलो किया है या फॉलो नहीं किया, या हमारे कौन कौन फॉलोअर्स हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन किस तरीके की हो सकती है, वो बूलियन तरीके की हो सकती है। या तो हमने किसी को फॉलो किया है ट्रू, या फिर हमने किसी को फॉलो नहीं किया फॉल्स। तो अलग अलग डेटा होता है, उसे अलग अलग टाइप में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ये तो हो गया सोशल मीडिया का एग्जाम्पल। आप किसी भी वेबसाइट का एग्जाम्पल ले सकते हो, हर वेबसाइट के ऊपर अलग अलग टाइप ऑफ डेटा है जिसको हमें स्टोर करना पड़ सकता है। तो जब भी हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, सिर्फ ऐसे नहीं सीखना कि ठीक है थ्योरी को हम सीख रहे हैं,
हमारे पास डे टू डे बेसिस में बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारी ऐप्स हैं जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं। वो जो सारी की सारी ऐप्स हैं उनको किसी ना किसी तरीके से जावास्क्रिप्ट से भी क्रिएट किया जा सकता है। तो हमें ये सोचना है कि अगर मुझे जावास्क्रिप्ट में इस ऐप के डेटा को लिखने के लिए, स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स को यूज़ करना होता तो हम किस तरीके से यूज़ करते। तभी हम ऐसा माइंडसेट बिल्ड करेंगे कि चीज़ों को जावास्क्रिप्ट में कैसे सोचें। तो यहाँ पर हम एक सोशल मीडिया ऐप को सोचने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अगर लिंक्डइन बनाना होता तो मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे डेटा को स्टोर कराता या स्टोर कराती। अब यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, यानी अलग अलग तरीके का डेटा स्टोर कराया जा सकता है। और डेटा टाइप्स को हम 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स फिक्स्ड होते हैं, एक लैंग्वेज के अंदर फिक्स्ड होते हैं कि ये हमारे सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। और ये 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। दूसरे होते हैं हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ जाती हैं। बाकी ऑब्जेक्ट्स के बारे में बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले बात करते हैं अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। 7 डेटा टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है नंबर। नंबर को हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। अगर हमने कोई एक वेरिएबल लिया, लेट एज इज इक्वल टू 24। नाउ व्हाट इज दिस एज? दिस इज अ न्यूमेरिकल डेटा टाइप। अगर हमने सिर्फ इतना लिखा, रिफ्रेश किया, यहाँ पे हम चाहें तो एज को एक्सेस कर सकते हैं। इवन दो हमने उसे यहाँ डिक्लेयर किया, यहाँ पे एज को एक्सेस कर सकते हैं। एज की वैल्यू है 24। अगर मुझे इस वेरिएबल का टाइप देखना है, डेटा टाइप देखना है, तो हम लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर टाइप ऑफ, फिर अपने वेरिएबल का नाम। तो मैंने लिखा टाइप ऑफ एज और एंटर किया, तो हमारे पास क्या आया? नंबर, यानी इस वेरिएबल का टाइप है नंबर। कल को अगर हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, लेट प्राइस इज इक्वल टू 100.50, सेव किया, इसे क्लियर कर लेते हैं कंट्रोल के से, और यहाँ हमने लिखा प्राइस। प्राइस इज नॉट डिफाइंड। ओके, हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। हमने लिखा प्राइस, रिफ्रेश करने से सारे नए वेरिएबल्स आ जाएंगे। तो प्राइस हमारे पास ये है, और हम लिख सकते हैं टाइप ऑफ प्राइस। तो हमारे पास ये भी प्राइस जो आता है नंबर आता है। तो नंबर्स इस तरीके के हो सकते हैं। नंबर्स चाहें तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके से। उसके अलावा सेकेंड टाइप जो हमारे पास होता है, दैट इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। हमने एक वेरिएबल बनाया फुल नेम। फुल नेम इज इक्वल टू टोनी स्टार्क। इस तरीके से हमने कोई नाम लिखा, सेव किया, रिफ्रेश किया। यहाँ पे हम फुल नेम को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास टोनी स्टार्क आ जाएगा, और साथ के साथ हम टाइप ऑफ फुल नेम को अगर प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्ट्रिंग। सो दिस इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। तीसरा होता है हमारे पास बूलियन। बूलियन के अंदर फॉर एग्जाम्पल फॉलो, अगर हम चेक कर रहे हैं इज फॉलो को अगर हमने ट्रू कर दिया, फॉल्स भी कर सकते हैं, रिफ्रेश किया, तो इज फॉलो की वैल्यू तो हमारे पास आई गई ट्रू। साथ के साथ हम टाइप ऑफ इज फॉलो को चेक कर सकते हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी बूलियन। इसके अलावा हमारे पास अनडिफाइंड भी होता है। बाय डिफॉल्ट सारे वेरिएबल्स अनडिफाइंड होते हैं जब तक उनके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ पे अगर हम लिख दें लेट एक्स, और फिर सिंपली हमने लिखा लेट एक्स, रिफ्रेश किया, एक्स की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो एक्स की वैल्यू है अनडिफाइंड, और टाइप ऑफ एक्स देखेंगे तो वो भी है अनडिफाइंड। जिस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं डाली वो तो अनडिफाइंड होगा। उसके अलावा हमारे पास नल भी होता है। नल एक स्पेशल वैल्यू होती है। अगर हमने लिखा लेट एक्स इज इक्वल टू नल, सेव किया, रिफ्रेश किया, एक्स की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे नल, टाइप ऑफ एक्स प्रिंट करवाएंगे ऑब्जेक्ट। अब नल जो है अपने आप में एक्स हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होती है। इवन दो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रिंट होके आ रहा है, पर फिर भी नल को हम अलग से अपना एक प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरह काउंट करते हैं। नल का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट होनी चाहिए थी पर अभी नल है यहाँ पे। अब नल क्या होता है, इसके स्पेसिफिक मीनिंग में अभी हम नहीं जाएंगे, इसे हम बाद में जाके एक्सप्लोर कर रहे होंगे। इसके अलावा दो और हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, वैसे इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं है, ना ही इनका यूज आपको कहीं पर जनरली देखने को मिलेगा। ये होते हैं हमारे बिग इंट एंड सिंबल। बिग इंट से काफ़ी क्लियर है, हम बिग इंटीजर्स को एक तरीके से स्टोर कराने की कोशिश करते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू, हम लिखते हैं बिग इंट, और बिग इंट के अंदर 1 2 3 इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, वी कैन टाइप एक्स, तो बिग इंट जहाँ पे होता है वहाँ पे लास्ट में आपको n दिखाई देगा, और हम लिख सकते हैं टाइप ऑफ एक्स विच इज़ गोइंग टू बी बिग इंट। उसी तरीके से हमारे पास सिंबल होता है, लेट वाई इज इक्वल टू सिंबल, और इसके अंदर हम लिख सकते हैं हेलो, एंड y की अब अगर हम वैल्यू प्रिंट करवाएं तो इट विल बी अ सिंबल सेज हेलो, एंड टाइप ऑफ
y को अगर देखें तो दिस इज गोइंग टू बी अ सिंबल। बट बिग इंट और सिंबल के हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि शायद ही रेयरली आप इनको इनकाउंटर करोगे, बाकी इनको हम बाद में देख लेंगे अगर कहीं पर इन्हें हम यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गए हमारे सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। वी हैव 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इसके अलावा हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आती हैं हमारी ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स की ही सब कैटेगरी, ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही हमारे पास कुछ कैटेगरीज एरेज की होती हैं, कुछ कैटेगरीज फंक्शंस की होती हैं। ये विचित्र से दिखने वाले नाम हैं, इनके मतलब अगर हमें नहीं समझ में आ रहे अभी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, धीरे धीरे आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पर एरेज और फंक्शंस जिनको हम बाद में पढ़ेंगे वो दोनों ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अभी के लिए ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट को हम ऐसे सोच सकते हैं, इट इज़ अ कलेक्शन, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़। मतलब बहुत सारी वैल्यूज को अगर हमें सेव करवाना है तो उसको कलेक्शन को हम ऑब्जेक्ट नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी स्टूडेंट के लिए, कोई स्टूडेंट है उसके लिए हमें उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करानी है, स्टूडेंट के लिए हमें उसका नेम स्टोर कराना है। नेम क्या हो सकता है? नेम स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है। उसके एज स्टोर करानी है, एज क्या हो सकती है? एज नंबर टाइप की हो सकती है। उसका मार्क्स स्टोर कराने, मार्क्स उसको कह लो या परसेंटेज कह लो, ये भी हमारी नंबर टाइप की हो सकती है। हमें हो सकता है कि इस साल स्टूडेंट पास हुआ नहीं पास हुआ, तो इज़ पास, इस तरीके का हम कोई वेरिएबल बना सकते हैं, उसके अंदर बूलियन वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। तो ये सारी की सारी क्या हैं? ये सारी की सारी अलग अलग वैल्यूज़ हैं जो प्रिमिटिव टाइप्स में हैं, पर इन्हीं का अगर हम एक कलेक्शन बना दें किसी स्टूडेंट के लिए तो उसे हम कह देंगे एक ऑब्जेक्ट। और जनरली जो हमारी ऑब्जेक्ट होती है उसके अंदर की वैल्यू पेयर स्टोर होते हैं, की कोलन वैल्यू। इस तरीके से हम अपनी वैल्यूज़ को स्टोर कराते हैं। यानी पहले जिस तरीके से हम वेरिएबल को नाम देते हैं, वेरिएबल यानी हमारी एज क्या होगी? हमारी एज 24 के इक्वल हो जाएगी, बीच में कोलन लगा दो। हमारा नेम क्या होगा? हमारा नेम मान लो राहुल के इक्वल हो गया, बीच में कोलन लगा दो। तो इस तरीके से एक ब्लॉक के अंदर, करली ब्रेसेस के अंदर हम इन्हें जोड़ के रखते हैं, कलेक्शन बनाते हैं। अलग अलग वेरिएबल्स को हम बनाएंगे और इन्हें एक कलेक्शन बना देंगे और इस कलेक्शन को हम नाम दे देंगे ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट वाला एक कलेक्शन बनाने के लिए, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जनरली हम ऑब्जेक्ट्स को कॉन्स्ट से डिक्लेयर करते हैं। आप चाहें तो लेट से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी ऑब्जेक्ट का नाम। हमारी ऑब्जेक्ट का नाम है स्टूडेंट, तो जैसे हम कोई नॉर्मल वेरिएबल डिफाइन करते हैं वैसे ही लिखते हैं कॉन्स्ट अपने वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू और फिर लिखते हैं करली ब्रेसेस। और करली ब्रेसेस के अंदर हम अपनी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना स्टार्ट करते हैं। हमारी ऑब्जेक्ट के अंदर, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर एक हम नेम डिक्लेयर करेंगे, या नेम की जगह इसको हम फुल नेम भी कह सकते हैं। फुल नेम डिक्लेयर करेंगे, इसको हम नाम दे सकते हैं राहुल कुमार। हम एज लिख सकते हैं, एज इज गोइंग टू बी 20 ईयर्स। इसके अलावा हम मार्क्स लिख सकते हैं, या इसको हम CGPA कह देते हैं। CGPA कितनी हो जाएगी? CGPA मान लो हो गई 8.2, इस तरीके से कोई CGPA हो गई। उसके अलावा हमें इज पास कोई वेरिएबल बनाना है बूलियन टाइप का, तो इसको हम लिख सकते हैं ट्रू। तो ये अलग अलग 4 अलग अलग वेरिएबल्स तो हो गए, पर इन सारे वेरिएबल्स को कलेक्ट करके हमने एक गुच्छा बना दिया जिसको हमने नाम दे दिया स्टूडेंट। और यहाँ पे हम लगा देंगे कोलन। इसको सेव कर लेते हैं। अब ये जो स्टूडेंट होगा ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, इसको हम प्रिंट करवा सकते हैं। रिफ्रेश किया, यहाँ मैंने लिख दिया स्टूडेंट, तो स्टूडेंट की वैल्यू इस बार थोड़ी सी अलग हमारे पास प्रिंट होकर आई। दिस इज बेसिकली माई स्टूडेंट वैल्यू। एज इसके अंदर 20 है, CGPA ये है, फुल नेम ये है, इस पास ये है। और अगर मैं देखूं टाइप ऑफ स्टूडेंट, हमारे पास प्रिंट होके आएगा ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट इज नाउ एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मतलब कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स। और ये वेरिएबल्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, हमने देख लिया। हम चाहें तो नंबर्स के साथ स्ट्रिंग को, बूलियन को, हर तरीके के अलग अलग वैल्यूज़ को कंबाइन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट के अंदर मान लो मुझे सिर्फ नेम चाहिए, तो हम उसे एक्सेस करने के लिए लिख सकते हैं स्टूडेंट, और फिर लिख सकते हैं अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पे डबल कोट्स। डबल कोट्स के अंदर हम लिख सकते हैं फुल नेम। एंटर किया तो हमारे पास क्या आ गया? राहुल कुमार प्रिंट होके आ गया। एक और तरीका होता है ऑब्जेक्ट्स के अंदर कीज़ को एक्सेस करने का। कीज़ कहने का क्या मतलब है? जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ये फुल नेम क्या है? की है। एज क्या है? की है। CGPA क्या है? की है। ये राहुल कुमार क्या है? वैल्यू है। 20 क्या है? वैल्यू है। 8.2 क्या है? वैल्यू है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास की वैल्यू के पेयर्स होते हैं। और किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर पर्टिकुलर की को एक्सेस करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो है कि हम लिखें ऑब्जेक्ट डॉट अपनी की का नाम, या फिर हम लिखें ऑब्जेक्ट
स्क्वायर ब्रैकेट, अपनी की का नाम अपने डबल कोट्स के अंदर। दोनों ही तरीके सही तरीके हैं। हम चाहें तो यहाँ से console.log करवा सकते हैं अपना स्टूडेंट के, अगर फॉर एग्जांपल मुझे एज प्रिंट करवानी है तो स्टूडेंट की एज हम इस तरीके से भी प्रिंट करवा सकते हैं। सेव कर लिया, रिफ्रेश किया, स्टूडेंट की एज आ गई 20 के इक्वल। या फिर हम सीधा लिख सकते हैं डॉट एज, सेव किया, रिफ्रेश किया, अभी भी एज आ गई 20 के इक्वल। एक चीज़ याद रखनी है, जब हम डॉट को यूज़ करते हैं तब हमें कोई कोट्स यूज़ नहीं करने, यानी ये डबल कोट्स भी नहीं लगाने, हमें सिंगल कोट्स भी नहीं लगाने। पर जब हम स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करते हैं तब हमें कोट्स को यूज़ करना पड़ेगा। तब अगर हम ऐसे लिख देंगे, रिफ्रेश करेंगे, हमारे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि एज को वो दूसरे किसी वेरिएबल की तरह समझेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमें कोट्स लगाने होंगे। सेव किया, रिफ्रेश किया, वैल्यू सही आ गई। अगर मुझे CGPA को देखना है तो हम यहाँ लिख देंगे CGPA। ये स्ट्रिंग नहीं है, ये हमारे वेरिएबल का नाम है अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। रिफ्रेश किया, CGPA की वैल्यू आ गई। अच्छा, इसके साथ साथ हमने एक बार वेरिएबल को नाम दिया, हमें पता है हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई वेरिएबल बनाया होता लेट a इज इक्वल टू 25, तो कल को मैं a की वैल्यू को 10 भी कर सकती थी, बिल्कुल वैलिड होता। ये नई वैल्यू असाइन करने का नया तरीका है। पर ऑब्जेक्ट्स के अंदर कैसे नई वैल्यू असाइन करते हैं? ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मुझे मान लो कल को एज जो है इंक्रीज करनी है बाय 1, तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट की एज। इससे क्या होता है, स्टूडेंट की एज को हम एक्सेस कर पाएंगे और उसके अंदर हम इंक्रीज कर देंगे +1। तो स्टूडेंट की एज के अंदर इंक्रीज कर दिया मैंने +1, और यही जो वैल्यू है ये इसी वेरिएबल को हम असाइन कर देंगे। यानी पुरानी जो आपकी एज थी उसके अंदर +1 कर दिया, तो यहाँ से नई वैल्यू आएगी 21 और उसे लेफ्ट की तरफ असाइन कर दिया असाइनमेंट ऑपरेटर से, तो ये 21 हो गया। अब जब इसे प्रिंट करवाएंगे तो क्या प्रिंट होगा? 21 प्रिंट होगा। सेव कर दिया, रिफ्रेश किया, ओके CGPA यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, मुझे एज को प्रिंट करवाना है। सेव किया, रिफ्रेश किया, हमारे पास एज आ गई 21 के इक्वल। तो इस तरीके से किसी भी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। कल को राहुल कुमार की जगह नेम में अगर हमें करना हो राहुल शर्मा, नया ही नेम निकालना है, तो हम इसे लिख सकते हैं राहुल शर्मा और फिर नए नेम को हम प्रिंट करवा सकते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये क्या आ गया? राहुल शर्मा आ गया। तो ये हमारा प्रॉपर एक जावास्क्रिप्ट का कोड है जिसमें हमने एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाई, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए और फिर उसे प्रिंट करवाया। एक चीज़ आपके दिमाग को थोड़ा सा अशांत कर रही होगी, अभी मैं पॉइंट आउट भी कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है और उसके आगे हमने कॉन्स्ट यूज़ किया है, फिर भी हम यहाँ पे उसके नेम को चेंज कर पा रहे हैं। अब ये क्या अलग सी चीज़ है, क्योंकि अगर मैंने कोई नॉर्मल वेरिएबल बनाया होता कॉन्स्ट और उसको मैंने नाम दिया होता नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने लिखा होता राहुल, और कल को उस राहुल को फॉर एग्जाम्पल इस नेम को हम बनाने की कोशिश करते सचिन, तो क्या होता? हमारे पास यहाँ एरर आ जाता। इनफैक्ट इतना जो कोड है, सिर्फ इतने कोड में एरर आएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई नॉर्मल वेरिएबल है और उसको नई वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं, रिफ्रेश किया, एरर आ गया। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एरर होते हैं पढ़ के समझ आ जाता है क्या है, कि मतलब हम किसी कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर नई वैल्यू असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ पे? लाइन नंबर 9 पे। लाइन नंबर 9 क्या है? ये लाइन है। तो यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल्स के अंदर तो आप चेंज नहीं कर सकते, पर कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की कीज के अंदर आप चेंज कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट जो होती है, क्योंकि वो एक कलेक्शन है, तो आपको पूरे कलेक्शन को चेंज करना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट को चेंज करने के लिए। सिर्फ नाम को चेंज करने से ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो जाती, सिर्फ एज को चेंज करने से ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो जाती। तो ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको चेंज करके उनके अंदर एरर लाने के लिए हमें पूरी ऑब्जेक्ट को चेंज करना पड़ता है, उसके एड्रेस को चेंज करना पड़ता है मेमोरी में। अब ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही होगी देखने में, बट अभी के लिए ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे जो लेट होता है, लेट को हम अपडेट कर सकते हैं, कॉन्स्ट वेरिएबल को अपडेट नहीं कर सकते। पर हाँ, कॉन्स्ट में अगर ऑब्जेक्ट हो तो उस ऑब्जेक्ट की की को हम अपडेट कर सकते हैं। इतना याद रख लेना है, ऑब्जेक्ट की को क्यों अपडेट कर पा रहे हैं या उसके अंदर कब एरर हमारे पास आना स्टार्ट होगा, वो हम बाद में ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जब डेडिकेटेड अपना चैप्टर पढ़ेंगे तब हम बात कर रहे होंगे। तो अभी के लिए हमने वेरिएबल से रिलेटेड, डेटा टाइप से रिलेटेड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पढ़ ली हैं, एंड आज के लिए हमने अच्छा खासा जो है मेहनत कर ली है जेएस के ऊपर, एंड इतने कॉन्सेप्ट्स आर गुड इनफ फॉर आवर फर्स्ट लेक्चर। तो आई होप कि जावास्क्रिप्ट पढ़ने में हमें खूब सारा मज़ा आया होगा। और नेक्स्ट चीज़ जिसकी तरफ हम बढ़ने वाले हैं वो होंगे हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें अमेजॉन की वेबसाइट के ऊपर फॉर एग्जाम्पल इस तरीके का एक प्रोडक्ट दिया हुआ है।
हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखेंगे, यानी रियल लाइफ वेबसाइट्स में किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर ये प्रोडक्ट मुझे दिया हुआ है तो क्रिएट अ कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट कॉल्ड प्रोडक्ट टू स्टोर इन्फॉर्मेशन शोन इन द पिक्चर। पिक्चर के अंदर मेरे पास जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करवाने के लिए किस तरीके की ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं वो हमें सोचना है। आप चाहें तो हम 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसको सॉल्व करने का आप तरीका देख सकते हैं, और सेकंड वाले को अपना खुद का टाइम लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हम इंडिविजुअल वेरिएबल से ही स्टार्ट करेंगे। इंडिविजुअल वेरिएबल देख लो क्या क्या बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका एक नाम है जो मुझे स्टोर करना पड़ सकता है, हर प्रोडक्ट का अपना नाम होता है, इसका भी कुछ नाम है। इसके अंदर एक रेटिंग नाम की चीज़ है, इसके अंदर एक डील ऑफ द डे नाम की चीज़ है कि क्या इस प्रोडक्ट के ऊपर डील अभी चल रही है या नहीं चल रही, और साथ के साथ इसका एक प्राइस है, ऑफ़र भी है कि ऑफ़र कितने % का ऑफ़र है। तो इस तरीके से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। सारी इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर कराने की ज़रूरत नहीं है, अभी के लिए हम चाहें तो इस डील को इग्नोर कर सकते हैं। हम ये 4 इन्फॉर्मेशन स्टोर कराएंगे, नाम क्या है, रेटिंग कितनी है, ऑफ़र कितना है, और प्राइस क्या है। अभी इन सब का टाइप भी लिख लेते हैं। नेम क्या होगा, नेम हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा। रेटिंग क्या होगी, रेटिंग को हम नंबर रख सकते हैं, रेटिंग की वैल्यू 1 से लेके 5 के बीच में कुछ होगी। ऑफर क्या होगा, ऑफर भी एक नंबर होगा, कितने % का ऑफर चल रहा है। प्राइस क्या होगा, प्राइस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ नंबर। अगर हम डील को भी स्टोर करवाते तो इज डील हम एक वेरिएबल बना सकते थे, इज डील एक बूलियन वैल्यू होती, ट्रू होता तो मतलब डील चल रही है, डील ऑफ द डे है ऑफर इसके ऊपर, और फॉल्स होता तो डील ऑफ द डे नहीं है। तो बूलियन वैल्यू को अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं। तो ये 4 वैल्यूज़ हैं जिनको हमें प्रिंट करवाना है। तो हम अपनी ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, या इनफैक्ट डायरेक्टली कोड में लिखते हैं। वी आर गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट, और इसको नाम देंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारी ऑब्जेक्ट हो गई, इज इक्वल टू, इसके अंदर क्या क्या की वैल्यू पेयर्स होंगे। सबसे पहले तो प्रोडक्ट का नेम हम लिख सकते हैं, इसको नेम भी लिख सकते हैं तो इसको टाइटल भी लिख सकते हैं, जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आ रहा है। ऑल्दो नेम नेचुरली आता है तो नेम भी लिख सकते हैं। इसे अभी के लिए बड़ा सा पार्कर जॉटर स्टैंडर्ड सीटी बॉल पेन मैं नहीं दूंगी, इसको सिंपल सा हम बॉल पेन बोलेंगे। बॉल पेन हमारा टाइटल हो सकता है। उसके बाद हम इसके अंदर रेटिंग लिख सकते हैं। रेटिंग के अंदर हमें पता है हमेशा 5 स्टार में से कोई रेटिंग होती है, तो रेटिंग के अंदर अभी 4 स्टार टाइप रेटिंग दिख रही है, तो 4 वैल्यूज़ के अंदर स्टोर करा सकते हैं। हमारे पास एक ऑफ़र नाम की चीज़ है, ऑफ़र के अंदर हम वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। अभी 5% का ऑफ़र है तो 5 लिख देते हैं। एक हमारे पास प्राइस है, प्राइस के अंदर हम लिख सकते हैं 270। तो इस तरीके से डेसिमल कोई वैल्यू है नहीं, तो इस तरीके से हमारी ये प्रोडक्ट और सेमीकोलन, ये प्रोडक्ट नाम की ऑब्जेक्ट हो गई। हम चाहें तो इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं, हमने लिख दिया यहाँ पे प्रोडक्ट। सेव कर लेंगे, रिफ्रेश करेंगे, हमारे पास हमारा प्रोडक्ट आ गया। सारी की सारी वैल्यूज़ हैं। हम अगर देखना चाहें इसका टाइप, तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट विल बी एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक और चीज़ स्ट्रिंग्स के बारे में जावास्क्रिप्ट में, कि स्ट्रिंग्स के अंदर अगर आप ए बी जैसे नॉर्मल नंबर्स होते हैं, नंबर्स में अगर आप 1 + 2 करेंगे जावास्क्रिप्ट में तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 3। आप 2 - 1 करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 1। इस तरीके से मैथ की जा सकती है जावास्क्रिप्ट में, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, पर मैथ की जा सकती है। वहीं पे आप स्ट्रिंग को अगर करेंगे कि 1 2 3 + 1, इसका क्या आउटपुट होगा, वैसे दिखाई भी दे रहा है, इसका आउटपुट होगा 1 2 3 1। यानी स्ट्रिंग क्या करती है, अगर स्ट्रिंग के साथ प्लस में आप कुछ नंबर लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग के अंदर जुड़ जाता है, ऐड नहीं होता, स्ट्रिंग के अंदर जुड़ जाता है। तो इसीलिए स्ट्रिंग्स यूनिक होती हैं, स्पेशल होती हैं जावास्क्रिप्ट में। लेट मी क्लियर दिस। अगर मैंने लिखा ABCD + 1 2 3, तो क्या हो गया, ये बन जाएगा ABCD 1 2 3। और यहीं पर मैंने लिख दिया 1 2 3 + 1 2 3, तो ये बन जाएगा 1 2 3 एंड 1 2 3। तो स्ट्रिंग के साथ जब भी आप कुछ ऐड करते हैं तो वो चीज़ ऐसा नहीं है स्ट्रिंग भी नंबर बन जाएगा, फिर नंबर से ऐड होके हो जाएगा, ये 2 4 6 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। स्ट्रिंग के बाद में वो नंबर भी स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट होकर नंबर की तरह जुड़ जाएगा। तो एक स्पेशल चीज़ होती है जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स के बारे में। अब नेक्स्ट अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में भी सिमिलर सा ही हमें काम करना है। मुझे क्या दिया, मुझे एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल दी है, यहाँ पे कोई भी सोशल मीडिया प्रोफाइल हो सकती थी। इसके अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रही है उस इन्फॉर्मेशन को मुझे एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कराना है, और इस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे अपनी प्रोफाइल ऑब्जेक्ट। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले क्या करना है, एक बार पॉज करना है, खुद से सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें पता है इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन देख लो। इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन में क्या है, एक हमें पता है हमारी हर जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल होती है उसका कुछ यूज़र नेम होता है, या इसको हम नेम कह सकते हैं, यूज़र नेम कह सकते हैं।
दूसरा, हम फॉलोअर्स का काउंट स्टोर करा सकते हैं, तो ये भी क्या होंगे, फॉलोअर्स होंगे, तो ये हमारा एक फॉलोअर्स का काउंट हो जाएगा। एक हमारा फॉलोइंग का काउंट हो जाएगा, फॉलोइंग काउंट। एक हमारे पास फॉलो का बटन हो सकता है, तो इज फॉलो, हम फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसकी इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करा सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं। नंबर ऑफ पोस्ट में हम पोस्ट नाम का एक वेरिएबल बना सकते हैं, जिसके अंदर कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं उसको स्टोर करा सकते हैं। डिटेल्स नाम का एक वेरिएबल बना सकते हैं, या इन्फॉर्मेशन या बायो नाम का एक वेरिएबल बना सकते हैं, उसमें बायो में क्या क्या लिखा हो वो सारी चीज़ें। अब ऐसे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, हम क्या करेंगे, 4 वेरिएबल्स का एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले देख लो इन्फॉर्मेशन क्या स्टोर करानी है, फिर देख लो टाइप क्या क्या है। यूजर नेम का क्या टाइप होगा, यूजर नेम का टाइप होगा स्ट्रिंग, दिस विल बी स्ट्रिंग। इज फॉलो का क्या टाइप होगा, इसका टाइप होगा बूलियन। फॉलोइंग का क्या टाइप होगा, दिस विल बी अ नंबर। फॉलोअर्स का क्या टाइप होगा, दिस विल ऑल्सो बी अ नंबर। अब इसको स्टोर कराने के लिए अपनी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। लेट्स क्रिएट आर न्यू ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट, इसको कह देते हैं प्रोफाइल। प्रोफाइल इज इक्वल टू, प्रोफाइल के अंदर सबसे पहले यूजर नेम आ जाएगा, यूजर नेम। यूजर नेम के अंदर हम स्टोर करा देंगे श्रद्धा खापरा, इस तरीके से एक यूजर नेम। हम चाहें तो @ करके भी स्टोर करा सकते हैं, कॉमा। उसके बाद सेकेंड वेरिएबल पर आ जाते हैं। नेक्स्ट चीज़, हम इस फॉलो को स्टोर करा सकते हैं। इस फॉलो मान लो हमने कर दिया अभी फॉल्स। उसके बाद हम फॉलोअर्स को स्टोर करा सकते हैं। फॉलोअर्स मान लो कुछ भी रैंडम नंबर 1 2 3 सेव करवा दिया हमने। उसके बाद फॉलोइंग को स्टोर करा सकते हैं। फॉलोइंग में भी हम कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं। तो इस तरीके से 4 इन्फॉर्मेशन हमने सेव करवा ली। अब चाहें तो कंसोल के अंदर जाके हम अपनी प्रोफाइल को प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये हमारी प्रोफाइल, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी, जिसमें हर किसी में इंडिविजुअल वेरिएबल्स हैं। अच्छा, एक और स्पेशल चीज़, अगर हम टाइप ऑफ प्रोफाइल करेंगे, टाइप ऑफ प्रोफाइल, वो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, हम सबको पता है। पर हम अगर अलग से जाके, या इनफैक्ट यहाँ पे मैं प्रिंट करवाती हूँ, console.log, अगर हम करें टाइप ऑफ प्रोफाइल, तो वो हमारे पास आएगा रिफ्रेश ऑब्जेक्ट। पर अगर हम करें टाइप ऑफ प्रोफाइल के अंदर यूजर नेम, इस तरीके से प्रोफाइल यूजर नेम से यूजर नेम प्रिंट होता है, और उसका टाइप क्या होगा, इसे सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, उसका टाइप होगा स्ट्रिंग। तो ये वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल अपने आप में एक स्ट्रिंग है। इसी तरीके से इज फॉलो का हम चाहें तो टाइप देख सकते हैं, रिफ्रेश किया, इट विल बी अ बूलियन वैल्यू। हम चाहें तो फॉलोअर्स का टाइप देख सकते हैं, सेव किया, रिफ्रेश किया, इट विल बी अ नंबर। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर जो की वैल्यू पेयर्स हैं, उनके अंदर भी हम अपने डेटा टाइप को, इंडिविजुअल डेटा टाइप को चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज के लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें सीख ली हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आई होप कि ये जो जावास्क्रिप्ट की हमारी नई जर्नी है, इसके फर्स्ट लेक्चर में हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती हैं हमारी प्रोग्रामिंग जर्नी की शुरुआत को। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।